नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे जो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3। इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपके सिलेबस के अंदर जो पोर्शन दिए गए वो कौन कौन से हैं और आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है जो कि चैप्टर्स दिए गए। ये हिंदी मीडियम में पहले देख लीजिए आप। इसमें टोटल आपको 6 चैप्टर दिए गए हैं। इन सभी चैप्टर में से आपको एक एक क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि ऑप्शन में आता है आपको कोई 4 ही क्वेश्चन करना होता है। मैं क्या करने वाला हूं, अब 1 से लेके एंड तक सभी चैप्टर्स आपको समझाने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो प्लीज सीट बेल्ट बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, क्योंकि पूरा चैप्टर समझाने वाला हूं आपको पूरे एंड तक। इसी को सेम यहाँ पे इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हो। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या कमियां रही है, भारत की आज़ादी से लेकर अब तक कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई है, क्या काम किया है। वुमेन एजुकेशन की बात करेंगे, चैलेंजेस एंड डेवलपमेंट क्या हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर ये जो पूरा सिलेबस है ये टोटली एजुकेशन पे बेस्ड है, और हम यही समझेंगे इसके अंदर कि भारत की कब कब किस टाइम पे कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई है और जो भी प्रॉब्लम रही है उनका सॉल्यूशन किस तरीके से किया गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इन सभी चैप्टर्स को क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में समझना। इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, शिक्षा में वित्त की समस्याएं तथा उपायों की व्याख्या कीजिए। यानी कि एजुकेशन में जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है आपको ये बताना है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ फाइनेंस इन एजुकेशन। देखो, अगर आपको कोई घर बनाना है, कोई सपनों का घर, तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी तो वो घर अच्छा सा बन पाएगा। उसमें गेट लगाना है आपको, भाई टाइल्स लगानी है, अच्छे से बिल्कुल सपनों का घर बनाना है, तो पैसा नहीं हो तो वो नहीं हो पाएगा। सेम यही तरीका है, अगर आज हम अपनी इन बच्चों की एजुकेशन को ठीक करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। और ये पैसा कैसे मिलेगा, इससे पहले आपको एजुकेशनल राइट्स को समझना है, तभी आप इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को समझ पाओगे। देखिए, भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 268 से 293 में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस रिलेशन को बताया गया है। इसका मतलब ये है कि संकट के टाइम पे, यानी कि अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहती है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंने यहाँ पे मोदी जी की पिक यूज किया है, क्योंकि मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, पूरे भारत के मालिक है भाई। देखो, भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट पाई जाती है, तो यहाँ पे मैंने एक स्टेट का यहाँ पे आपको एग्जांपल देकर समझाया यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहती है, और सेंटर और स्टेट आपस में एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं, भाई हमें ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कैसे होगा। अब इसका सॉल्यूशन पॉलिटिक्स में है, लेकिन पॉलिटिक्स तो डर्टी पॉलिटिक्स बन गई है। अगर नीयत साफ है तो पैसे की प्रॉब्लम दोस्त हमारे देश में है ही नहीं। चलिए हम पहले ये समझते हैं कि भारत के अंदर एजुकेशन किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 26 जनवरी को, तो उस टाइम पे भारत में 3 लिस्ट बनाई गई। सबसे पहला सेंट्रल लिस्ट, जिसको केंद्रीय सूची कहा जाता है। इसमें टोटल 97 सब्जेक्ट रखे गए थे, लेकिन अब इसके अंदर 100 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 100 ऐसे सब्जेक्ट जिसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। इसके बाद है स्टेट लिस्ट, जिसका मतलब होता है राज्य सूची। जब संविधान बना था तो इसके अंदर टोटल 66 सब्जेक्ट थे, जिसको कम कर 62 सब्जेक्ट कर दिया गया है, जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। देखो, स्टेट गवर्नमेंट हमेशा इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करते रहती है कि भाई हमारी शक्तियों को कम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी पावर को कम कर रही है। यही मेन वजह है, आपस में सेंट्रल स्टेट लड़ते रहते हैं। एंड इसके बाद है थर्ड लिस्ट, जिसका नाम क्या है, समवर्ती सूची, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन जो सब्जेक्ट है हमारा वो समवर्ती सूची में रख दिया गया है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का सब्जेक्ट है। अगर दोनों ही गवर्नमेंट मिलके काम करते हैं तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बन सकता है। पॉलिसीज अच्छी बनेगी, इंप्लीमेंट सही से हो पाएगी, एंड लोगों को डायरेक्टली फायदा मिलेगा उससे। लेकिन होता क्या है, मेन प्रॉब्लम फाइनेंस की प्रॉब्लम, जो कि आज तक बनी हुई है। अंग्रेजों के टाइम भी थी, भारत की आज़ादी के बाद भी थी, और अभी भी बनी हुई है ये। तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, यही आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए, इससे पहले आपको मैं ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड सिर्फ इंडिया में ही है। ऐसे डिपेंड तो कनाडा के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, लेकिन यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बहुत बेहतर है। आपने तो अक्सर सुना ही होगा कि भारत के ये बच्चे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हैं, अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, अभी यूक्रेन पढ़ने गए थे मेडिकल की स्टडी के लिए। अगर यही चीज़ भारत में बेहतर होगी तो लोग बाहर क्यों जाएंगे। तो भारत में क्या है, मेन प्रॉब्लम फाइनेंस की प्रॉब्लम। सरकार ज़्यादा खर्च करती नहीं है, अगर सरकार खर्च कर दे तो एजुकेशन सिस्टम ही हमारा इतना बेहतर बन जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर तो आपको पता है दोस्त पूरा खून चूस लेंगे यार।
यही मेन वजह है, क्लास डिफरेंस बनता चला गया। अमीर तो सही से पढ़ लेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है, विदेशों में पढ़ा लेगा बच्चों को, गरीब नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे होते हैं दोस्त। तो इस तरीके से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी यही है। लेकिन अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड रहती है, यानी जो टैक्स आता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। तो ये बिल्कुल ठीक अपोजिट है इंडिया से। इंडिया में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प स्टेट गवर्नमेंट देती है, लेकिन ठीक अपोजिट इसके स्विट्जरलैंड में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट देती है। यहाँ पे ठीक उल्टा ही मामला है। लेकिन दोस्त, भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया गया है ताकि स्टेट की यूनिटी बने रहे। कल को कोई ये नहीं कह दे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही है, हम तो देश में रहेंगे नहीं, हम देश से अलग हो जाएंगे और हम अपना एक अलग देश बना देंगे। तो इसी यूनिटी को बनाए रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया गया है। चलिए हम पहले अब ये समझते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ये मेन प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा बताई गई। देखो, भारत के अंदर इंडियन एजुकेशन कमीशन बनाया गया था 1964 में, और इस कमीशन ने यह कहा कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए डिमांड भी बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ते के साथ अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया तो कैसे हम ठीक कर पाएंगे। मान लो कि एक रूम है और एक रूम के अंदर सिर्फ 10 लोग ही आ सकते हैं, और उसी रूम में अगर 100 लोगों को बिठा दिया जाए तो कैसे काम चलेगा है? पूरा रूम दीवार फाड़ देंगे क्या भाई, तोड़ देंगे क्या दीवार, कैसे होगा भाई। तो भारत के अंदर डिमांड ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है भाई, और अगर गवर्नमेंट इसको पूरा नहीं कर पाती है, लैक ऑफ फाइनेंस यानी कि पैसे की किल्लत की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग पढ़कर बाहर निकलेंगे जिनके पास स्किल ही नहीं है। तो एजुकेशन का मकसद सिर्फ नौकरी पाना रह जाएगा, और एजुकेशन का मकसद जब तक नौकरी पाना है जब तक नौकर ही पैदा होंगे, बिजनेसमैन पैदा नहीं होंगे। देखो, अमेरिका के अंदर एक बच्चे का माइंडसेट इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि बस डिग्री मिल जाए, बिजनेस करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे भाई। तो वहाँ पे स्टार्टिंग से कंप्यूटर की या प्रैक्टिकली कोडिंग की इन सब की नॉलेज दी जाती है। हमें आज जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो आगे काम नहीं आता, और जो आगे काम आता है वो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। तो इनको ही दूर करने के लिए एक अच्छी सी पॉलिसी की जरूरत है, और पॉलिसी बनाने के लिए एक फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, और यही फाइनेंस की कमी की वजह से आज तक भारत के अंदर एजुकेशन का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अब सिर्फ ये सपने दिखाना कि 99% लेकर आओ, 95% लेकर आओ, और लेकर भी आ गए तो क्या कर लेंगे यार, क्या कर लेंगे। वो डिग्री भी वही रहेगी, जिसकी 50% आए वो डिग्री भी वही रहेगी। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आपके बिना कोई दूसरा वो काम नहीं कर सकता, तो आपकी वैल्यू क्रिएट होगी, सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। यही चीज़ आपको बढ़ाना है। अगर जिस दिन ऐसा हो गया तो जाहिर सी बात है दोस्त कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा दुनिया भर के अंदर। तो भारत को विश्व गुरु बनाने में सिर्फ एजुकेशन, शिक्षा ही मदद कर सकता है, क्योंकि भारत वो देश है जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे। अरे भाई, चीन से भी ह्वानसांग वगैरह पढ़ने के लिए आया करते थे यहाँ पे, तो चाणक्य खुद यहाँ पे पढ़ते थे, पढ़ाई भी करते थे। तो भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने का कारण भी एक टाइम पे एजुकेशन बना था। तो हमें फिर से इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा, और एजुकेशन का सिस्टम तभी ठीक होगा जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कर पाएगी, तभी फाइनेंस की प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। बढ़ती हुई मांग को पूरा करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई तो कैसे काम चलेगा। इसी वजह से 1986 में जो पॉलिसी बनाया गया एजुकेशन की पॉलिसी, मकसद ये था बच्चों को एजुकेशन देना, और उसमें स्ट्रक्चर तय किया गया था कि हमें क्या क्या पढ़ाना है। तो आज तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो 1986 के पॉलिसी के तहत ही पढ़ते आ रहे हैं, जो कि राजीव गांधी की सरकार के टाइम बनाई गई थी। इसके अंदर चेंजेस किए गए अमूलचूल, सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ 2005 के अंदर, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में इंट्रोड्यूस की गई, इसने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर डाला। अभी ये पॉलिसी पूरे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्ट्रक्चर बनाया गया एजुकेशन का, वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसके इंप्लीमेंट हो जाने के बाद भारतीय एजुकेशन सिस्टम का पूरा दृश्य चेंज हो जाएगा। तो भाग्यशाली होंगे वो लोग जो इस न्यू एजुकेशन सिस्टम के तहत पढ़ पाएंगे। इसलिए 1964 में जो कमीशन बनी उसने यही कहा कि डिमांड बढ़ रही है, पूरा करने के लिए फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना होगा। सेकंड क्या है, शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं। देखो, भारत के अंदर 5 ईयर प्लान्स बनाया जाता था, और एजुकेशन के लेकर अलग अलग और प्लान्स भी बनाए गए, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि एजुकेशन में हमने ये गोल सेट किया है और हम इसको प्राप्त करेंगे। इसको अचीव करने के लिए 5 साल का टारगेट तय किया गया, लेकिन 5 साल के अंदर जो फाइनेंस, जो पैसा खर्च होने वाला था, वो हमसे पूरा ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि या तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरा नहीं कर पाए, या एजुकेशन में अच्छे टीचर्स हम नहीं ला पाए। यही 2 मेन वजह है हमारे इस एजुकेशन के अंदर ग्रहण लग गया, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे टीचर। अब जो टीचर पहले से हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, बस वो पढ़ाना नहीं चाहते। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की मेन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी है।
लोगों को बैठे बैठे पैसे मिल जाएंगे। अगर वो नहीं भी पढ़ाते हैं, कोई पीरियड नहीं भी लेते हैं, तो भी पैसा मिल जाएगा। सरकार के ऊपर फाइनेंस का बोझ बढ़ता है इनके सैलरीज देने में। लेकिन यही टीचर जो अपने इन आलस की वजह से जिन बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनको पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे स्टूडेंट 12th के बाद निकलते हैं जिनको ये लगता है कि 12th तक मैंने क्या ही किया यार, जो पढ़ा है वो आगे नौकरी में काम ही नहीं आ रहा, वो पूछा ही नहीं जा रहा है। तो स्किल की प्रॉब्लम और एजुकेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर की प्रॉब्लम भाई। और इसके लिए सरकार अलग अलग टाइम पे स्कीम लेकर आती है और इस स्कीम के अंदर हैवी पैसा चाहिए। अगर मैं वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना है, तो पैसे चाहिए। तो 5 ईयर प्लान के अंदर भी जो हम गोल सेट करते थे वो पूरा नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी हुआ करती थी। देखो, फाइनेंस की प्रॉब्लम इसलिए हुआ करती थी क्योंकि बजट इंक्रीज नहीं किया जाता था, इसलिए हमारा जो प्लान था वो फेल हो जाया करता था। देखो, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि आज की जो शिक्षा है वो पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी महंगी हो गई है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं 1991 से पहले और 1991 के बाद, तो एजुकेशन इस टाइम पे सस्ती हुआ करती थी और अब महंगी हो गई है। तो इतना एक्सपेंसिव क्यों हुआ है? चलिए आपको मैं पहले ये समझा दूं। देखो, 1991 से पहले स्टेट कंट्रोल हुआ करता था एजुकेशन, यानी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि स्टेट ही सब कुछ देखेगा। क्यों? क्योंकि नेहरू जी की जो पॉलिसी थी सोशलिज्म की, वो आज़ादी के बाद से अब तक चली आ रही थी। यानी कि स्टेट अपने पास ही सारे सब्जेक्ट रखता था और स्टेट का मेन काम माना जाता था। चाहे एजुकेशन हो, डिफेंस हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, यानी कि सभी सेक्टर पे स्टेट का डायरेक्ट कंट्रोल था। इसलिए सभी कुछ स्टेट कंट्रोल था, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता था। इसी वजह से एजुकेशन सस्ती हो गई और पढ़ने वाले लोग भी कम थे। अब हमारे घर या आपके घर में जरा देखो कितने लोग पढ़ने वाले थे उस टाइम। हमारे पेरेंट्स भी तो वही है, या तो 6th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, या तो पढ़ाई करी ही नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं। इसलिए इस टाइम पे लोग पढ़ने वाले भी कम थे और सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता था सब कुछ, इसलिए सस्ती एजुकेशन थी, गवर्नमेंट कंट्रोल थी। लेकिन 1991 के बाद हमने LPG अपना लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, पूरा दरवाजा खोल दिया हमने ताकि दुनिया भर की कंपनी भारत के अंदर आए और यहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करे। प्राइवेटाइजेशन, जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर यानी जो पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अब उसको प्राइवेट के हाथों में दे दिया। अब प्राइवेट सेक्टर आ गया तो आपको पता है यार कि अब तो चीज़ें महंगी होगी ही होगी भाई। एंड ग्लोबलाइजेशन, हमने अपने देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे देश के लोग किसी दूसरे देश में जा सकते थे और वहाँ के जो गुड्स एंड सर्विसेज है, लोग हैं, वो हमारे देश में आ सकते थे बिना किसी रोक टोक। 1991 से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था और लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं था, इसलिए लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया जिससे कि फ़ायदा हो। अब हमारे देश के लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूक्रेन के अंदर, रसिया के अंदर, जर्मनी, ब्राज़ील, अलग अलग कंट्री में जाके पढ़ने लगे। तो इससे हमारा फ़ायदा तो हुआ, लेकिन जो हमारे देश की स्किल है वो किसी और देश के अंदर चले गई और वो लोग वहीं जाके बस भी गए। तो हमारा फायदा क्या हुआ भाई? आपको पता है दोस्तों, अमेरिका डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट इनको पूछता है आना है, आ जाओ भाई, वेलकम है तुम्हारा। और जो किसी लायक नहीं है वो उनको वीजा तक नहीं देता। तो इस तरीके से जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का जो गैप है वो दिखता है और इस गैप को एजुकेशन ही भर सकता है। ये चीज़ हमें समझना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, आज की एजुकेशन महंगी होती जा रही है। अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो भारत के अंदर आपको 1 करोड़ देना होगा भाई। यही पढ़ाई आप 20-30 लाख में यूक्रेन में जाके कर सकते हो। लेकिन जिस तरीके से अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो गई तो भाग के आना पड़ जाएगा यार। तो यही सिस्टम अगर हमारे देश के अंदर हो जाए, हमारे देश के लोग हमारे देश में अच्छी पढ़ाई कर सके तो कितना बेहतर होगा। लेकिन सरकार क्या कहती है? पैसे की कमी है भाई, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, सबको कैसे एजुकेशन दे देंगे हम, और इतना कम कैसे कर सकते हैं, और पहले से सीट इतनी कम है। अब लाखों लोगों में सिर्फ हजारों लोग सेलेक्ट होते हैं, कैसे काम चलेगा? तो पैसे की प्रॉब्लम की वजह से सीट को भी नहीं बढ़ाते और सीट ना बढ़ाने से लोग सेलेक्ट नहीं होते ज़्यादा। तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो आनी है भाई। सरकार ये कहकर पीछे हट जाती है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम है, हम दूर कैसे कर सकते हैं, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स लेकर आना है और इसी पॉलिटिक्स का शिकार हमारी एजुकेशन हो जाती है। यही मेन वजह है। अगर सरकार और सीट को बढ़ा दे और वैकेंसीज को बढ़ाए तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन सरकार तो जो सरकारी में है अभी भी और उनको प्राइवेट कर रही है कि सरकार के ऊपर बोझ ना पड़े। सरकारी बोझ बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे विकास कार्य और डेवलपमेंट के जो काम है वो रुक जाएंगे। इसलिए सरकार चीज़ों को वो प्राइवेट करते जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये निगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से आज हमारी एजुकेशन के अंदर फाइनेंस की प्रॉब्लम दिखती है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, ये हमें दिख रहा है और कुछ दिनों के बाद ही हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे अपनी पॉपुलेशन में। हमने आज़ादी से लेकर अब तक कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन बच्चा पैदा करने में महारत हासिल कर लिया है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ना ही गवर्नमेंट सेक्टर ना ही प्राइवेट सेक्टर संभाल सकती है। अब जरा खुद देखिए, एक आंकड़ा ये कहता है कि 2030 तक भारत के अंदर वो 50 करोड़ लोग रेडी हो जाएंगे जॉब करने के लिए। आप जरा मुझे ये बताओ कि ये 50 करोड़ लोग ये गवर्नमेंट जॉब करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे? ये दोनों सेक्टर इन 50 करोड़ लोगों को जॉब नहीं दे सकते हैं। कुछ ही को मिल पाएगा भाई, सब कहाँ जाएंगे? अगर आपके पास स्किल है तो आप अपना बिजनेस कर लोगे। तो अगर आपका माइंडसेट या अगर आपके पास ऐसा स्किल है तो आप भूखे तो नहीं मरोगे यार।
है ना, कम से कम कुछ तो कर ही लोगे। तो यही मेन चीज़ है हमारा, गवर्नमेंट स्टार्टिंग से ही अगर बच्चों की स्किल पे, कोडिंग पे, कंप्यूटर के नॉलेज पे, प्रैक्टिकली नॉलेज पे अगर थ्योरेटिकल नॉलेज देते रहेंगे तो बच्चा वही बेकार बन जाएगा यार। अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है, कार चलाना सीखना है और मैं आपको यहाँ पे लिख कर सिखाऊंगा तो क्या सीख पाओगे? बोलोगे क्या पागल बना रहा है ये। आप गाड़ी तभी चलाना सीख पाओगे जब आप कार चला कर देखोगे, 2-3 बार ठोक दोगे, 3-4 बार कुछ दिक्कत आएगी, चौथे बार में आराम से बोलोगे हाँ आप चलाना आ गया। तो यही चीज़ है भाई, देखो प्रैक्टिकली नॉलेज देने से या प्रैक्टिकल करके दिखाने से चीज़ों को सही से समझा जा सकता है। इसके लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब लैक ऑफ मनी की वजह से सरकार इन्वेस्टमेंट करती नहीं है, यही मेन वजह है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, बजट में शिक्षा व्यय हेतु धनराशि बढ़ाने की समस्या। यानी कि सरकार के द्वारा जो बजट बनाया जाता है उसके अंदर एजुकेशन बजट को मिनिमम रखा जाता है। तो हमेशा से ये कह कर सरकार की क्रिटिसाइज की जाती है कि सरकार ये बढ़ा क्यों नहीं रही है। अब जरा खुद देखोगे तो स्टार्टिंग से लेकर सरकार ने अब तक अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करने की बात कही है, बट आज तक किया नहीं है भाई। बस ये गोल सेट किया गया है अपने 5 ईयर प्लान्स के अंदर भी, 1986 के पॉलिसी के अंदर भी, कि हम 6% तक अपनी जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है, 2019 में 2.8% खर्च किया गया, 2020 में 3.1%, 21 में भी 3.1%। तो ये आंकड़ा हमें यही दिखाता है कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन का बजट है वो मिनिमम रखा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का भी यही हाल है। दिल्ली गवर्नमेंट अभी कुछ बेहतर कर पा रही है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट और भी कर रहे हैं, जैसे कि केरला की गवर्नमेंट होगी, कुछ बेहतर कर पा रहे हैं वो, तो कुछ ही स्टेट है ऐसे। लेकिन बिहार के लोगों की जो दुर्गति हुई पड़ी है वो बिहार पॉलिटिक्स यानी कि बिहार सरकार का यूज में आते हैं। शुरुआत से लेकर अब तक बिहार पिछड़े राज्यों में आता है आज भी एजुकेशन के सेक्टर में, और वही बिहार है मगध भूल गए क्या, जिसकी वजह से भारत ने पूरा परचम लहराया अपना, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और आज भारत को फिर से उसी तरीके से सोने की चिड़िया बनाने की जरूरत है और इसमें हमारा हथियार एजुकेशन बनेगा। अब जरा ये आंकड़े देखिए, स्कूल एजुकेशन पे भारत की सरकार ने इतना पैसा खर्च किया और हायर एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च किया। यानी कि ये मिनिमम खर्च जो सरकार के द्वारा किया जाता है, अगर सरकार इसी को इंक्रीज करती है, अलग अलग तरीके से लोगों को प्रमोट करती है, स्कॉलरशिप देकर या कोई स्कीम लाकर, जिससे कि लोग और पार्टिसिपेट करें, लोगों के बीच में कंपटीशन बढ़े, वो सही बात है। लेकिन लोग सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाए कि उनके पास पैसे नहीं है और सरकार भी इसमें पैसे खर्च ना करे, इन्वेस्ट ना करे, तो यार देश की दुर्गति तो होगी यार। इसीलिए जो एजुकेशन बजट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी कि कभी बढ़ेगा तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा। ये देखिए बढ़ा, अब ये यहाँ पे तक और कम हो गया है ना, यानी कि 21 में सरकार ने बजट को और कम कर दिया था, 22 में हल्का सा बढ़ा दिया। तो ये सरकार के द्वारा जो बजट बनाया जाता है, इसमें एजुकेशन के बजट को और इंक्रीज करने की जरूरत है, जिससे कि प्राइमरी लेवल पे भी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल तक हम अच्छे टीचर्स हायर कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सके, और सबसे बड़ी बात है हाई वर्ल्ड क्लास लेवल पे हम अपनी बिल्डिंग को बना सके, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो बच्चों को। तो गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रॉब्लम हम चुटकी में सोल्व कर लेंगे। तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर एजुकेशन का बजट बढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इन प्रॉब्लम को हम चुटकी में सोल्व कर लेंगे, बस नीयत साफ होना चाहिए। एजुकेशन करप्शन का शिकार नहीं होना चाहिए। देखो शिक्षा यानी कि एजुकेशन एक दान का विषय है। शुरुआत से ही भारत के अंदर एजुकेशन की प्रथा चली आ रही है, दान देना, पेड़ों के नीचे बैठकर, गुरुकुल की शिक्षा। आज भी हमें इसी तरीके से काम करना चाहिए। आज जिस तरीके से एजुकेशन सिर्फ बिजनेस बन के रह गया, हमें इस माइंडसेट को हटाना चाहिए और उस लेवल पे काम करना चाहिए जिससे कि भारत के उस लेवल तक या उस कोने तक एजुकेशन पहुंच सके जहां तक अभी तक सड़क या रोड तक नहीं पहुंच पाया है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। एंड 6 पॉइंट क्या है, विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों में शिक्षा वित्त के अभाव से अवरोध है। यानी कि स्कूल के अंदर जो भी एजुकेशनल वर्क किए जाते हैं, स्कीम लाया जाता है, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाया जाता है, वो प्रोजेक्ट बीच में ही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंस। अब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और अगर आगे से ही पैसा ना आ पाए तो जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो बीच में ही रुक जाता है। और यही मेन प्रॉब्लम है आज इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की, कि जो भी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो बीच में ही रुक जाने की वजह से वो पूरा नहीं हो पाता, और इसका फायदा सभी बच्चों को नहीं मिल पाता, यानी कि स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता। इसका 7 पॉइंट क्या है, कोठारी आयोग के अनुसार शैक्षिक वित्त का शिक्षा पर उचित प्रयोग नहीं हो पा रहा है। यानी कि जितना पैसा दिया जाता है एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, या तो एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बीच में घपला मार लिया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, शिक्षा में वित्त के अभाव, यानी कि लैक ऑफ फाइनेंस इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो पैसे की कमी है, इसके वजह से जो हम वर्ल्ड क्लास एक स्कूल बनाना चाहते हैं या हम कोई कॉलेज बनाना चाहते हैं, ये भी नहीं बन पाता। पब्लिक के द्वारा इसकी डिमांड की जाती है कि हमारे घर के नज़दीक में ही कोई स्कूल होना चाहिए। आज भी गांव देहात के अंदर स्कूल का सिस्टम ना होने की वजह से एक बच्चे को 20 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ट्रैवल करके स्कूल। कैसे जा पाएंगे भाई वो? अगर पब्लिक गवर्नमेंट से डिमांड करती है भाई हमारे नज़दीक में कोई स्कूल बनाओ, कैसे बनाएंगे? सरकार बोलती है कि इतना पैसा कहाँ है यार।
उसको टाल मटोल करके टाल देती है, नहीं वह काम करती। और जो पहले से ही स्कूल है उसका बिल्डिंग इतना कमजोर हुआ पड़ा है कि देख के आप बोलोगे भाई क्या बिल्डिंग है ये। मुगल आजम जमाने, जो बाबा आजम जमाने के चला आ रहा है वही स्कूल है। वहाँ पे पानी की व्यवस्था, ना टॉयलेट की व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था, कैसे काम चलेगा यार वहाँ पे। बच्चों को ना पढ़ने का वहाँ पे सिस्टम है, ना पढ़ाने का सिस्टम है। टीचर भी ऐसे ही है, बच्चे पढ़ने पर ध्यान नहीं दे पाते। और ऐसे कई स्कूल है जहाँ पे कोई लाइब्रेरी का सिस्टम भी नहीं है। तो स्कूल में एक बिल्डिंग बनाने से लेकर उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टीचर्स हो, लैब्स हो, लाइब्रेरी हो, अच्छी बिल्डिंग हो, कॉलेज भी आसपास बन सके, तो उनमें ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। इसके लिए हमें एजुटेक को अपनाना होगा, यानी कि एजुकेशन एक टेक्नोलॉजी बेस्ड होनी चाहिए। आज मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो टाइम बदलता जा रहा है, लेकिन आज भी हमारे स्कूल के अंदर अंग्रेजों के टाइम का ब्लैक बोर्ड चौक से लिखकर पढ़ाया जाता है, काम खत्म। लेकिन आज जरूरत यह है कि एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया जाए। गवर्नमेंट लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से ये नहीं करती है और स्कूल को अपने ही दम पे छोड़ देती है। काम कैसे चलेगा, इसी वजह से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है। एंड 9th पॉइंट क्या है, योग्य शिक्षकों का अभाव। यानी कि एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस की प्रॉब्लम तो है और एजुकेशन सिस्टम के अंदर मेन प्रॉब्लम शिक्षक यानी टीचर्स की भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, योग्य शिक्षकों का अभाव, यानी कि लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। देखो इंडियन स्कूल या कॉलेज के अंदर जो टीचर्स अभी काम कर रहे हैं वो इतने क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं पढ़ाते। उनको पता है कि नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी सैलरी मिलेगी, काम नहीं भी करना पड़ेगा तो भी पैसा आना ही आना है। तो इस मेंटलिटी को चेंज करने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, सरकार के द्वारा अलग अलग ऐसे स्कीम लेके आया जा रहा है जिससे कि हम अच्छे टीचर्स हायर कर सके। जैसे कि बीएड को सरकार ने 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होता ही 4 साल का बीएड हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, अच्छे टीचर फिल्टर हो पाएंगे। अब एजुकेशन के अंदर आप चाहे कितनी भी पॉलिसी बना लो, लेकिन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई अच्छे शिक्षक या टीचर्स नहीं होंगे तो वह पॉलिसी वहीं फेल हो जाएगी। तो पहले टीचर्स पे ध्यान देना है, देन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद कोर्स के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, क्योंकि कोर्स को पढ़ाने वाला है अल्टीमेटली टीचर ही होने वाला है। तो ये सब कुछ टीचर पे डिपेंड करता है। तो सरकार को इस चीज़ पे फोकस करना है। लेकिन लैक ऑफ फाइनेंस यानी कि पैसे की कमी की वजह से सरकार क्या करती है, टीचर्स को परमानेंट नहीं करती है। वो बोलती है कि हाँ कैजुअल पे आओ ना, जिसको हम गेस्ट टीचर कहते हैं, वो आते हैं, उनको डेली बेसिस पे पैसा मिलता है, संडे छुट्टी के कोई पैसा नहीं मिलता, उनको परमानेंट नहीं करती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये कहती है कि अगर हमने इन टीचर्स को परमानेंट कर दिया तो बोझ बढ़ जाएगा। अब मुझे जरा ये बताओ कि जिस देश के अंदर टीचर्स भी बोझ लगने लग जाए और एक क्लास में 30 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, लेकिन होता क्या है 50-50, 60-60 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, और कभी कभार तो कंबाइन बच्चे बैठा दिए जाते हैं, 2 क्लास के एक क्लास में बैठा दिए जाते हैं और एक ही टीचर उनको पढ़ा रहा होता है। अब उसको पता है यार कि मैं कितने भोगलू बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, मजे में आता है, वो भी रीडिंग करवाता है, बच्चा एक खड़ा होकर रीड करता है, फिर टीचर पूछता है बच्चों समझ में आ रहा है, बच्चे बोलते हैं सर जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। कोई बच्चा मना कर देगा तो टीचर खड़ा कर देगा उसको, बेटा तू आगे पढ़ा। इसी वजह से बच्चा सोचता है कब आधा घंटा बीते, पीरियड खत्म हो, काम खत्म हमारा। ना ही टीचर सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाता है, ना ही बच्चा कर पाता है सही से। भाई यही तो मेन वजह है कि 12th के बाद जब बच्चा निकलता है तब उसको समझ में आता है कि अब तक मैंने किया ही क्या है। इस एजुकेशन सिस्टम ने एक ऐसा बच्चा प्रोड्यूस किया जो किसी काम का नहीं रहा। अपनी स्किल अगर आपके पास है तभी दुनिया आपको पूछेगी। और एक चीज़ दोस्त मैं आपको और बता दूं, जो परमानेंट टीचर होते हैं और जो नॉन परमानेंट टीचर होते हैं, जो नॉन परमानेंट वाले इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता है परमानेंट वालों से, क्योंकि इनको पता है यार कि मुझे काम करना है, लगन होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे इनका भी परमानेंट हुआ ये भी वैसे ही बन जाएंगे जैसे परमानेंट वाले हैं यार। तो मेन दिक्कत मेंटलिटी की है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से समझना होगा, तभी हम देश के अंदर तरक्की ला सकते हैं। देखो जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी और को नहीं दी जा सकती, आपको खुद ही निभाना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन टीचरों को हायर करती है कैजुअल यानी कि डेली बेसिस पे। इनको परमानेंट करने के बजाय सरकार करती है कि जो सरकार के पास है उसको प्राइवेट कर देती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, चीज़ें और महंगी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस लैक ऑफ मनी की वजह से एक बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टीज आती है। तो इस तरीके से ये था हमारा 9th पॉइंट। देखो 10वां पॉइंट क्या है, कोठारी आयोग के अनुसार। देखो कोठारी आयोग ने क्या कहा कि जो शिक्षा यानी कि एजुकेशन के लिए जो मनी रखा गया है वो कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसों को वेस्ट कर दिया जाता है। तो कोठारी जी के द्वारा ये कहा गया कि भारत के अंदर आज भी टीचर्स को अलग अलग काम में लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अलग काम के लिए अलग से बंदे हायर कर ले, ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। ये कहकर कि फाइनेंस यानी कि जो लैक ऑफ मनी है, जो सरकार के ऊपर बोझ है, वो बढ़ जाएगा। अब होता क्या है, अब वही गवर्नमेंट टीचर जिसका काम पढ़ाने का है वो पोलियो पिला रहा है, वो सर्वे कर रहा है गली गलियों में घूमकर, वो इलेक्शन ड्यूटी में लगा पड़ा है, जिसका काम जो है वो नहीं कर रहा, वो पढ़ा नहीं रहा। ऐसे में बच्चों का जो सिलेबस वो पूरा नहीं हो पाता, तो चीज़ें टाइम से पूरा यहाँ पे हो नहीं पाती। यही हमारी मेन प्रॉब्लम है।
जो जिसका काम है उसका वो कर लेने दो ना यार। अब सरकार को ये कहा जाता है कि अलग से लोग हायर कर लो उस काम के लिए जो ये काम आप टीचर से करवा रहे हो, तो सरकार कहती है कि नहीं, फाइनेंस का बोझ जो है, ये पैसा का बोझ सरकारी खजाने पे बढ़ जाएगा, हम अलग से लोग कैसे लाएंगे, हम इनको सैलरी दे रहे हैं ना, तो इनसे ही करवा लेंगे। तो यही चीज़ तो है जिसको बदलना है, जिसका जो काम है उसको कर लेने दो ना यार। 11 पॉइंट क्या है, स्थानीय साधनों द्वारा शिक्षा पर कम व्यय हो रहा है। यानी आप देखोगे तो भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इनके द्वारा जो एजुकेशन पे पैसा खर्च किया जाता है वो बहुत कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास अपना कोई पैसा तो है नहीं, ये तो या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं। अगर ऊपर से पैसा नहीं आया तो ये क्या ही कर लेंगे, जो पैसा आता है वो तो करप्शन में चला जाता है, बच्चा कुछ सा पैसा खर्च करते हैं, इसलिए गांव देहात के बच्चे शहर में आके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। भाई क्या ही करेंगे अब, तो दिल्ली ऐसे शहर में आके या तो मुखर्जी नगर में आके वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाए जिससे कि चीज़ें आसान लगने लग जाए। और देखो 3 चीज़ तो ऐसे हैं जिसपे हम कोई भी कटौती नहीं कर सकते। पहला एजुकेशन है, शिक्षा, दूसरा हेल्थ है, स्वास्थ्य है, तीसरा है डिफेंस, सुरक्षा। तीनों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये हमारे देश की बैकबोन होती है। आज अगर हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो क्या हम चल पाएंगे? तो सेम यही हमारे देश पे भी इम्प्लीमेंट होता है। डिफेंस, एजुकेशन और हेल्थ, ये चीज़ हमें बेहतर करना है। अगर ये बेहतर हो गई तो हमारे देश को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो हमारे देश को यहाँ से वहाँ लेकर जा सकता है, और इसमें हम और आप मिलकर कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी तो अपना सपोर्ट दिखाए यार। गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की प्रॉब्लम कह दी जाती है, आखिर ये सॉल्व कैसे होगा फिर यार? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, शिक्षा प्रशासन में अस्थिरता। यानी कि जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इंस्टेबिलिटी पाया जाता है। आज जो बंदा जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसका ट्रांसफर इस जगह पे कर देती है, तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी होता है। अब दूसरे बंदे को समझने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है, तो इस पर टाइम और पैसा दोनों खर्च होता है। एंड सेकंड थिंग ये है कि भारत के अंदर हेल्थ पे, डिफेंस पे, अलग अलग चीज़ों पे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। भारत के अंदर एजुकेशन पे बहुत कम डिपार्टमेंट है। सिर्फ एजुकेशन का डिपार्टमेंट बना देने से काम नहीं चलता। एजुकेशन डिपार्टमेंट बना देने से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, जिससे कि कौन मॉनिटरिंग करेगा, कौन स्ट्रक्चर को बनाएगा, स्टूडेंट्स की क्योरीज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है नहीं हो पा रही है। तो जो ग्राउंड की प्रॉब्लम है इस पर फोकस ना कर ऊपर की प्रॉब्लम को सोल्व करने से काम नहीं चलता। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमियां हैं उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है कि टीचर को परमानेंट नहीं करना, बोझ मान लेना, तो ये चीज़ ज़रूरी है ठीक करना, तभी हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार कर सकते हैं। और एक दिक्कत ये भी आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर रहता है पॉलिटिक्स का, और पॉलिटिक्स का प्रेशर हो जाने की वजह से स्पेशली जो एजुकेशन पे ध्यान देना है वो ध्यान नहीं जा पाता, और अदर वर्क पे ध्यान दिया जाता है, और ऐसे काम पे ध्यान दिया जाता है जिससे एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से जो पैसा एजुकेशन पे लगना चाहिए वो कहीं और लग जाता है। तो इसी वजह से देखा जाता है कि प्रशासन के अंदर भी क्या इंस्टेबिलिटी पाया जाता है। एंड 13 पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत प्रयास इस ओर बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर पर्सनल एफर्ट लगाया जाए, एक एक चीज़ों पे फोकस किया जाए तो वो सही हो सकता है, लेकिन मैं नहीं ये तू करेगा, तू नहीं ये तू करेगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब की सिक्योरिटी ने लोगों को यही बना दिया है कि ये काम अरे वो कर लेगा ना, और इसी आलस की वजह से जो व्यक्तिगत, जो पर्सनल, जो इंडिविजुअल जो एफर्ट नहीं लगता वो चीज़ों को और बेकार बना देती है। अगर इंडिविजुअली सभी चीज़ों को देखा जाए, करप्शन ना हो तो कितना बेहतर होगा। जो चीज़ एजुकेशन के लिए बना है, जो चीज़ एजुकेशन के लिए रखा गया है, वो सिर्फ एजुकेशन पे ही खर्च किया जाएगा। ऐसी एजुकेशन बजट कम है और जो पैसा है वो बीच में मार लेते हैं। भाई कैसे काम चलेगा? एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका मेन सॉल्यूशन क्या है। तो ये यहाँ पे जो हमने समस्याओं की बात करी, प्रॉब्लम्स की बात करी है, अगर इनको इन ठीक कर ले तो यही हमारी सॉल्यूशन बन जाएगी। इसके बावजूद भी मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताया है, कुछ की पॉइंट्स आप इसको याद कर सकते हो। देखिए भारतीय शिक्षा वित्त समस्याओं के उपाय क्या है, यानी कि सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला क्या है, शिक्षा का विकास करना राज्यों का उत्तरदायित्व है। यानी कि एजुकेशन जो समवर्ती सूची का विषय है इसको स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ देना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर काम करना चाहिए। जैसे कि हम बात करें दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा आज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम पे काम किया जा रहा है, स्कूल की बिल्डिंग पे काम किया जा रहा है, टीचर पे काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है। ऐसे केरला भी अच्छा काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एजुकेशन पे सही काम किया जा रहा है, बट कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। अब बिहार और यूपी देख लीजिए आप, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे एजुकेशन तो दो भाई, लेकिन होता क्या, आज लोग वहाँ से शिफ्ट होकर शहरों में आने लग जाते हैं। अब भारत की एक बात बताता हूँ मैं, यूट्यूब के आ जाने की वजह से यूट्यूब से आपने इतना नॉलेज गेन किया होगा जितना आपने आज तक अपने स्कूलिंग में गेन नहीं किया होगा। अगर आप देखोगे तो यूट्यूब के ऊपर आज एक से एक महान शिक्षक, एक से एक महान एजुकेटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, आप सब उनसे पढ़ते भी होंगे। तो आज यूट्यूब के ऊपर जितने भी टीचर्स, महान टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, जितना उन्होंने आपको पढ़ा दिया होगा, नॉलेज दे दिया होगा, इतना तो आपको आपकी स्कूलिंग टाइम में कभी नहीं मिली होगी। ऐसे बहुत महान टीचर्स हैं,
ऐसे एजुकेटर्स हैं जो यूट्यूब पे फ्री में भी पढ़ा रहे हैं आपको, कुछ मिनिमम कोर्स में आपको बहुत नॉलेज दे रहे हैं वो। आप जरा खुद सोच कर देखना, जितनी हेल्प आपको यूट्यूब ने की है इतना और किसी फील्ड ने भी नहीं की होगी। यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जा रहा है। तो गवर्नमेंट को भी यही चाहिए कि ऐसे वर्ल्ड क्लास टीचर्स हमारे देश में होने चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर अपव्यय तथा अस्थिरता, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में जो अलग अलग लेवल पे जो खर्च किया जाता है वो सिर्फ एजुकेशन पे ही खर्च किया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, उसी पे फोकस किया जाए। जो बजट एलोकेशन है जो किया गया है उसी के अकॉर्डिंग उस पर खर्च किया जाए और एलोकेशन को बढ़ाया जाए, यानी कि बजट को इंक्रीज करके हम जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम निकाले, स्कॉलरशिप निकालें, जिससे कि बच्चे और पार्टिसिपेट करें, कॉम्पिटिशन बढ़े और एजुकेशन प्रमोट भी हो, लोग भारत से बाहर ना जाएं। अगर भारत में ही रह कर वो अपनी पढ़ाई करेंगे तो जो इंडियंस की स्किल है वो भारत की सरकार और देश को काम आएगी। अगर सरकार बजट को इंक्रीज करके वर्ल्ड क्लास स्कूल, मेडिकल कॉलेज या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर कर देती है, मिनिमम फीस में बच्चों को अच्छे से एजुकेशन मिल जाती है, सीट और बढ़ा देती है, तो क्यों कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा, क्यों कोई युद्ध में मरना जाएगा यूक्रेन यार। हम यहीं पे पढ़ लेंगे, देश का जो स्किल है वो देश में ही रह जाएगा, फाइनली इससे देश का फायदा होगा, हमारे देश और तरक्की करेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा यार। और यही बनाने के लिए हम पूरे टीचर्स लगे पड़े हैं। तो सभी देश के लोग यही चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होना चाहिए, तो हम इसमें पीछे क्यों रहे भाई। इसलिए सरकारों को इस पर काम करना चाहिए, बजट को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के लोग जो बाहर जा रहे हैं वो हमारे ही देश में रहे और यहीं पर रहकर वो काम करें। इससे हमारे देश की सरकार और देश को फायदा होगा, देश तरक्की करेगा, जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी एंड फाइनली जो हमारा डेवलपमेंट है वो तेजी से बढ़ पाएगा। लेकिन होता क्या है कि जन्म तो उनका भारत में होता है, वो बाहर चले जाते हैं, वहीं पढ़ कर वहीं सेटल हो जाते हैं। तो उनको ये लगता है यार कि भारत में रहने से अच्छा है बाहर ही रहना यार। तो जब बाहर वो रहने जाते हैं तो उनको वहीं का एनवायरनमेंट पसंद आ जाता है। तो जो हमारे देश की जो प्रॉपर्टी है वही सारे लोग जो स्किल सीखने जाते हैं बाहर वहीं रह जाते हैं, वही प्रॉपर्टी हमारी वहीं रह जाती है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो लोग जो बाहर जा रहे हैं, जो वहीं सेटल हो जा रहे हैं, उनको भारत में ही रखना, भारत में ही रहकर पढ़ाई करें। हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इसलिए जरूरी क्या है, यहाँ पे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने का, यानी उसके अंदर बड़े बदलाव करने का। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को शैक्षिक व्यय का 90% भार वहन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट पे छोड़ दे, 90% तक जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर करना चाहिए। और देखो एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पॉलिटिक्स नहीं चलेगी दोस्त, इसमें बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है। इन नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे होते हैं, इनको क्या ही फर्क पड़ना है। आज अगर देश के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती है तो यही बच्चा पढ़कर आज हमारे देश की तरक्की करवाएगा। हम ही सब मिलकर अपने देश को आगे लेकर जाएंगे। अगर हमारे देश के अंदर एजुकेशन अच्छी होगी, सस्ती होगी और बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसका रोना ना गाकर कि फाइनेंस की प्रॉब्लम है, टीचर को परमानेंट नहीं करेंगे, बोझ बढ़ जाएगा, मेंटलिटी चेंज करने की जरूरत है और सरकार को इस विषय में सोचना भी चाहिए। आज तक हमने अलग अलग टॉपिक्स पे ध्यान दिया है, एजुकेशन पे शुरुआत से ही फोकस रहता तो एजुकेशन की हालात कुछ ऐसी नहीं होती यार। और दोस्त कुछ स्टेट को तो हाल ही बुरा है यार। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, धार्मिक धन का प्रयोग शिक्षा में किया जाए। आज भी भारत के कई ऐसे मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर, जितने भी रिलीजियस टेंपल है, यानी कि जितने भी मंदिर मस्जिद वगैरह है, जिनके पास अपार धन संपत्ति है, उनका क्या फायदा। तो ऐसे पैसों को अगर एजुकेशन पे खर्च किया जाए जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे पढ़ पाए तो कितना बेहतर होगा। इस डाइवर्सिटी के अंदर अगर हमें ये यूनिटी दिखाए, भारत को विश्व गुरु बनने से दोस्त कोई नहीं रोक सकता। तो हम इस पैसों को भी लगा सकते हैं अगर पॉजिटिव वे में सोचें हम। अब वो चाहे किसी भी धर्म के द्वारा लगाया जा रहा हो, बट लगाया जाए फायदा सभी जनता का हो। अब हम उसको भी इस चश्मे से देखने लग गए यार कि नहीं यार इस धर्म में पैसा लगाया है, नहीं हम इस स्कूल में नहीं जाएंगे। अच्छा यहाँ पे इस धर्म में लगाया है, नहीं हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे भाई है। तो इस तरीके से ना देखकर उसको हम ह्यूमैनिटी के साथ जोड़ कर देखें और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है दुनिया के अंदर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा जनसंख्या को कम किया जाए। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हो। दुनिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे आ जाने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि बहुत जोर बढ़ेगा। अब एक घर के अंदर 4-5 बच्चे हो, अब उन बच्चों में से वो एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, 4 बच्चे वही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्या फायदा यार। हम एक ही बच्चा करें, 2 ही करें, 3 ही करें, जितना हम पाल सकते हैं। एक मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। मैंने ये सोच रखा है जब मेरी शादी हो जाएगी हम 2 बच्चे करेंगे। अब वो एक लड़का हो या लड़की हो चलेगा। एक सिंगल करेंगे तो उसको मन नहीं लगेगा यार, तो 2 होंगे तो आपस में लड़ते भी रहेंगे, मन भी उनका लग जाएगा। 2 हम पाल लेंगे आराम से, सही है भाई, चलेगा, काम चल जाएगा। और वहीं पे हम 5-6 कर दे, 10 कर दे, जो पहले हुआ करता था। अब तो मेंटलिटी चेंज हुई है लोगों की, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी चेंज होने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन को कम करना जरूरी है और हमें ये सोचना चाहिए। और पढ़े लिख के भी हम ये नहीं सोच रहे और 10-12 बच्चा करके घूम रहे हैं तो कैसे काम चलेगा यार। तो इसमें हमें और आपको सोचना है। हम ही तो यूथ है जो आगे चल के भारत की पॉपुलेशन बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। एंड 6 पॉइंट क्या है, विज्ञान तथा
तकनीकी विकास करने के लिए शैक्षिक वित्त की मात्रा बढ़ानी चाहिए। मैं आपको पूरी वीडियो में यही बताते आ रहा हूँ कि भारत की एजुकेशन सिस्टम को एडुटेक बनाना चाहिए हमें, यानी कि एजुकेशन के अंदर हमें टेक्नोलॉजी को लेकर आना चाहिए। आज मैं इस बोर्ड पे पढ़ा पा रहा हूँ आपको क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। आप घर बैठ के मुझे देख पा रहे हो इंटरनेट का यूज़ करके। यही सेम अगर गवर्नमेंट भी करे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए, ये सब जब हम अफोर्ड कर सकते हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? उनके पास तो सब कुछ है। नीयत की जरूरत है, नीयत साफ है दोस्त, पैसे कम नहीं है हमारे देश के अंदर, सब कुछ है भारत के अंदर। इसलिए सरकार को साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। अगर इसका ही डेवलपमेंट होगा तो भारत की तरक्की होगी। वो देश हमेशा पीछे रह जाएगा जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया। आज डेवलप्ड कंट्री अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली क्यों आ गए? क्योंकि इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तभी ये तरक्की कर रखे हैं हमसे। और दुनिया भर के लोग इनसे इंपोर्ट करते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देखो, अगर हम एजुकेशन बजट बढ़ाते हैं ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर सके तो इसमें क्या ही बुरा है, जो हमारे देश में और तरक्की और खुशहाली लेकर आएगा, प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा। एंड 7 पॉइंट क्या है? राज्य स्तर की शिक्षा सलाहकार समिति तथा जिला स्तर की शिक्षा सलाहकार समिति का निर्माण करना चाहिए। यानी कि अभी हमारे देश के अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ही सारा काम देखती है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एंड सेंट्रल जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वही पूरे एजुकेशन को देखती है। लेकिन होना ये चाहिए कि सभी स्टेट के अंदर एक स्टेट सलाहकार, एक स्टेट एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होनी चाहिए, जिसका काम ये हो कि एजुकेशन के अंदर महीने, 6 महीने, 1 साल में क्या क्या चेंजेस करना है वो एडवाइजरी दे और गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करे। और इसमें फाइनेंस का स्पेशली ध्यान रखा जाए कि पैसे की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और इस तरीके से एडवाइजरी कमेटी के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाए कि अभी स्कूल के अंदर या एजुकेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, और इनके द्वारा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से कहकर उसको ठीक करवाया जाए। तो इस तरीके से अगर एडवाइजरी कमेटी बना दी जाती है तो कितना बेहतर होगा। तो सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। 8 पॉइंट क्या है? अनुदान देने के नियमों में परिवर्तन होना चाहिए। यानी कि सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, जैसे कि रिजर्वेशन देना, या सरकार के द्वारा जो इकोनॉमिक हेल्प दी जाती है, उसमें चेंज होना चाहिए। जैसे कि आज क्या होता है कि SC, ST, OBC, अब एक नया कैटेगरी आ गया है EWS को हम हेल्प देते हैं, और एक कैटेगरी और है इसमें PWD, जो फिजिकल डिसेबल होते हैं, हैंडीकैप वगैरह, उनको भी गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प दी जाती है। तो सिर्फ इसी कैटेगरी में हेल्प देना ये क्या है यार? इसलिए ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन का असली मकसद ये होना चाहिए कि कास्ट और रिलीजन में ये ना देखा जाए कि बैकवर्ड कौन है, बल्कि एक्चुअली में जो बैकवर्ड है, जो सच में जिसको जरूरत है रिजर्वेशन की, उसको दिया जाए। अब वो चाहे हिंदू से हो, मुस्लिम से हो, ईसाई से हो, सिख से हो, किसी भी धर्म का हो, अब वो चाहे ST में हो, SC में हो, जनरल में हो, OBC में हो, EWS में हो, किसी भी कैटेगरी में हो सकता है। तो आज ऐसा तो है नहीं कि अगर वो किसी एक कास्ट में है तो वो सच में बैकवर्ड होगा, यानी कि किसी भी कैटेगरी के अंदर वो बैकवर्ड हो सकता है। तो मेनली सरकार का मकसद ये होना चाहिए कि सोसाइटी में जो वंचित है, जो अभी भी बैकवर्ड है, वो चाहे किसी भी कास्ट, किसी रिलीजन में हो, उसकी हेल्प करनी चाहिए। और मकसद यही होना चाहिए कि जहाँ तक रोड नहीं पहुँच पाया वहाँ तक एजुकेशन पहुँचा दिया जाए, तभी हमारा देश बदल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? माध्यमिक शिक्षा मंडलों तथा विश्वविद्यालयों के पास स्वयं के प्रेस होने चाहिए। आज मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपने एडमिशन तो ले लिया कॉलेज के अंदर, आपके पास बुक्स भी नहीं पहुंच पाती। आपने DU एडमिशन लिया, SOL के अंदर एडमिशन लिया, बुक्स भी नहीं पहुंची होगी। भारत के अंदर ऐसे कई सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे बच्चों को बुक्स भी सही से प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, यानी उनके पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, यानी उनके पास अपना कोई प्रिंट का सामान नहीं है। कैसे करवाएंगे भाई? इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सभी कॉलेज या स्कूल के पास एक एक प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए, जिससे कि वो टाइम टू टाइम जब भी जरूरत पड़े, नीड हो, तो वो बुक्स को प्रिंट कर सके और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी और को भी वो अपने प्रेस पे प्रिंट करवाने के लिए दे, जिससे कि वो वहाँ से कुछ पैसा कमा सके। तो ऐसे स्कूल को और फायदा हो गया। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे चीज़ों पर फोकस करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, स्कूल की बिल्डिंग से लेकर, पानी से लेकर, शौचालय से लेकर, सभी चीज़ पे फोकस करना होगा, तभी तो यार एजुकेशन में जो मेन प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर सकते हैं हम। तो 10वां पॉइंट क्या है हमारा? विद्यालय भवन तथा उपकरण व्यवस्था स्थानीय साधनों पर छोड़ी जानी चाहिए। यानी कि जो एक स्कूल का भवन है वो कैसा होना चाहिए, वो उसको लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ देना चाहिए, उसमें इंटरफेयर ना हो, और उस पैसों को उस जगह पे खर्च किया जाए जिसके लिए वो पैसा एलोकेट किया गया है। तभी हमारी जो स्कूल की भवनें हैं, जो हम आज देखते हैं कि वो लगता है कब गिर जाएगा, यार भाई भर जाऊंगा, गिर जाएगा। तो आज भी मुगल आजम जमाने के स्कूल चल रहे हैं हमारे देश के अंदर। अरे यार उसको रेनोवेट तो करवाओ यार, लेकिन नहीं, क्या करें यार, लैक ऑफ फाइनेंस, यानी कि पैसे की कमी कहकर इस जुमले में लोगों को फंसा देना कि नहीं भाई सब कुछ पॉलिटिक्स है। तो कहीं ना कहीं स्कूल की बिल्डिंग से लेकर जो वहाँ पर लैब्स है, रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको हमें बढ़ाना होगा, तभी वर्ल्ड क्लास स्कूल या एजुकेशन भारत का बन सकता है। एंड 11 पॉइंट क्या है? सरकारी इनाम या अधिक अनुदान देने की विधियों को अपनाना। कोशिश ये रहे कि जो भी स्कूल अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, गवर्नमेंट के द्वारा उसको फंड बढ़ा कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि एक कंपटीशन बढ़ेगा और इसमें फ़ायदा बच्चों का ही होगा।
यानी कि सभी स्कूल के अंदर सही से पढ़ाया जाएगा ताकि पास परसेंटेज बढ़कर आए, सभी बच्चे 100% पास हो। और वही चीज़ और भी स्कूल देखेंगे तो सभी स्कूल में कंपटीशन चलेगा और इस कंपटीशन में बच्चों को फायदा होगा। और सरकार के द्वारा ये कहा भी जाए कि हम इनाम देंगे, अलग अलग सरकार स्कीम निकाले स्कूल कॉलेजेस के लिए, जिससे कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और उनको इनाम भी दिया जाए ताकि उनका और क्रेज बढ़े, ताकि वो थोड़ा और वो मोटिवेट हो। कॉलेज के लेवल पे तो ऐसा होता है, नेक की एक टीम बैठी हुई है जो कॉलेज को A+, B+, C+ का ग्रेड देती है। जिसका ग्रेड खराब होगा उसको फंड रोक दिया जाता है, ग्रेड अच्छा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है। और इसके लिए पूरी नेक की टीम बिठाई हुई है। आप इग्नू की वेबसाइट खोलिए, वहाँ पे लिखा हुआ A++, क्योंकि इग्नू को A++ का मिला हुआ है। DU जैसे ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इनको मिला हुआ है, A+ मिला हुआ है। तो ऐसे जिनको नहीं मिलता उनका फंड काट लिया जाता है। तो यही चीज़ स्कूल लेवल पे होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, स्कूल और कॉलेज लेवल पे ये फंड को बढ़ा कर दे और स्कूल और कॉलेज के टीचर्स काफ़ी मोटिवेट हो ऐसा करने में। कंपटीशन बढ़ेगा, देख के और भी लोग ऐसा करेंगे सिर्फ फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा होगा। आई होप आपको जितने भी मैंने रीजंस बताए और जो सॉल्यूशन बताए वो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं प्रॉब्लम्स के और सॉल्यूशंस के, आपको समझ में आ गया होगा। और सरकार अगर शिक्षा के ऊपर आज से और अभी से बेहतर काम करती है, जिसमें बजट को बढ़ाकर, जो कि सभी लोग चाहते भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर और जो हाई लेवल पे जो एजुकेशन है और जो हायर एजुकेशन में जो फीस का झंझट है, लोग छोड़कर बाहर जाते हैं सस्ती एजुकेशन के लिए, वो कम करना होगा यार। देश को विश्वगुरु बनाने में आज हमें और आपको और देश की सरकार को मिलकर काम करना होगा। आई होप दोस्तों आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्धा योजना नई तालीम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गांधी जी के द्वारा एक ऐसी योजना इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम था वर्धा योजना यानी कि नई तालीम। इस क्वेश्चन के और में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसका मतलब भी सेम ही है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, महात्मा गांधी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा की है। गांधी जी की नई तालीम के संदर्भ में चर्चा करें, यानी कि अगर आपसे वर्धा योजना पूछा जाए या आपसे ये पूछा जाए, बोथ आर सेम, इसको अलग तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है, जिसको मैंने आपको हिंदी और इधर इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आपको मैंने ये दिखा दिया है। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। वर्धा योजना नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा के नामों से भी जानी जाती है। तो एग्जाम्स के अंदर वर्धा योजना कहा जाए या इन अदर नाम से भी पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना दी थी और इस योजना में क्या कहा गया इसको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले हम ये समझते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, अखिल भारतीय मतलब होता है जो पूरे भारत के लेवल पे एक ऐसा सम्मेलन किया जाए, और ये सम्मेलन किया भी गया और इस सम्मेलन में ही इस योजना को वर्धा योजना का नाम दिया गया। जो गांधी जी का कहना था कि वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। गांधी जी उस टाइम ये माना करते थे कि अभी हम जो भी एजुकेशन दे रहे हैं वो हमारे देश के लोगों को वो एजुकेशन नहीं दे पा रही है जिससे कि वो एक स्किलफुल हो सके, यानी कि अपने आप पे वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। क्योंकि गांधी जी हमेशा से हस्तशिल्प की बात करते थे, हाथों से काम करने को वो प्रमोट करते थे, जैसे कि चरखा चलाना, इन सबको काफी प्रमोट किया करते थे। इसलिए गांधी जी ये कहते थे कि लोगों को ऐसी एजुकेशन दी ही नहीं जा रही है, इसलिए भारतीय लोगों की जो जरूरत है वो पूरा नहीं कर पा रहा है ये एजुकेशन सिस्टम। गांधी जी के टाइम की बात चल रही है। इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है वो कम से कम 7 साल का होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन 7 सालों का होना चाहिए, गांधी जी का ये मानना था। लेकिन अभी क्या है, 5 सालों तक हम प्राइमरी एजुकेशन में होते हैं, तो गांधी जी कहते थे 7 सालों का होना चाहिए, जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान दिया जा सके, यानी कि एक बच्चे को 7 साल तक वो सब कुछ पढ़ा दिया जाए जो कि एक बच्चा क्लास 10 तक आके पढ़ता है। और इनमें अंग्रेजी की जगह हमें अन्य भाषाओं पे ध्यान देना चाहिए जो हमें उद्योग धंधे, जो हमें व्यापार से जोड़े, जो हमें कहीं ना कहीं ट्रेड करने या बिजनेस करने की स्किल सिखाए। तो गांधी जी का ये विचार हुआ करता था। तो अभी मैंने जो यहाँ पे हिंदी में बताया इसी को सेम मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है। प्लीज़ हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाले अपने इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखते रहे, उनको रीड भी करते रहे। देखिए साथ ही साथ जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। शिक्षा जहां तक हो सके उद्योगों के द्वारा ही दिया जाए, यानी कि लैंग्वेज ऐसी हो जो लोगों की समझ की हो, जिसमें लोग आपस में बातचीत करते हों। गांधी जी के कंट्रीब्यूशन से डॉक्टर जाकिर हुसैन की लीडरशिप यानी कि चेयरमैनशिप में 1937 से लेकर 1938 के बीच में 2 रिपोर्ट दिया गया और उस 2 रिपोर्ट को वर्धा योजना के नाम से जाना गया। देखो इस योजना की जाँच करने के लिए बम्बई के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस टाइम BG खरे,
इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो इस वर्धा योजना की जांच करेगी ये सही से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई कमी तो नहीं है। और इनके ही लीडरशिप के अंदर एक शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया गया और इस बोर्ड यानी इस कमेटी का काम था एजुकेशन पे अपनी एडवाइस देना। और इस वर्धा योजना के अंदर एक ऐसा स्कीम निकाला गया और इस स्कीम के तहत 3 बातें कही गई। आज इसको हम प्री प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, फिर हायर एजुकेशन कहते हैं। उसको गांधी जी के टाइम पे इस तरीके से इस कमेटी ने डिवाइड किया। 6 से लेकर 11 साल तक जो बच्चों को पढ़ाई दी जाएगी उस लेवल को जूनियर लेवल कहा जाएगा, यानी कि जूनियर लेवल की पढ़ाई दी जा रही है ये। और इसके बाद 12 से लेकर 14 साल की पढ़ाई, इसके अंदर सीनियर लेवल की पढ़ाई होगी, यानी कि एक बच्चा सीनियर लेवल पे आ जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट में शिक्षा की भाषा मातृभाषा होनी चाहिए। जो कंसेप्ट उसको समझ में नहीं आ रही, अगर हम उसको उसके मातृभाषा में समझाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो गांधी जी इस चीज़ का सपोर्ट करते थे। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि वर्धा योजना जो कि गांधी जी के कंट्रीब्यूशन के द्वारा जाकिर हुसैन जी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी और इसके बाद 1937 में 23 अक्टूबर को जो रिपोर्ट दी गई उसी रिपोर्ट को वर्धा योजना या नई तालीम कहते हैं। और ये योजना गांधी जी की ही योजना है। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स क्या है। पहला फीचर क्या है इसका, बालक की प्रधानता। देखो गांधी जी का कहना था कि एक बालक को, एक स्टूडेंट को ग्राहक के रूप में विद्या मिलनी चाहिए। तो गांधी जी कहा करते थे कि बालक की प्रधानता होनी चाहिए, यानी कि एक स्टूडेंट पे फोकस करना चाहिए ताकि इसकी जो एबिलिटी है, जो इसकी स्किल है वो बाहर निखर कर आए, ताकि वो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम कर सके और उसकी रुचि पैदा हो काम में। आज क्या है, बच्चा स्कूल जाने से डरता है, स्कूल मानो उसको जेल सा लगता है, नहीं भाई स्कूल नहीं जाना। तो गांधी जी इसी को चेंज करना चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने कहा बालक की प्रधानता होनी चाहिए, यानी कि एक स्टूडेंट पे फोकस करना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, क्रिया की प्रधानता। क्रिया की प्रधानता का मतलब क्या है कि संपूर्ण ज्ञान का आधार अनुभव माना जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे ही वैसे चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। इसलिए रायवन ने यहाँ पे एक बात कही है, ध्यान रहे, जितने भी आंसर में आपको थिंकर्स का नाम बताऊंगा, आंसर में अगर आपने वो मेंशन नहीं किया तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे आपको। ये थिंकर्स का नाम इन्वर्टेड कॉमा में होता है और एज इट इज सेम आपको लिखना होता है। तो रायवन यहाँ पे क्या कहते हैं कि बालक हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट्स, यानी कि हाथों से जो काम करते हैं। तो बालक हस्तशिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहकर, यानी कि मान लो अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही 6 साल 10 साल 8 साल से ही कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे वो कोई स्किल सीख रहा है, तो उसको अनुभव हो जाएगा और वही अनुभव उसको पॉकेट खर्च यानी कि जेब खर्च निकालने में हेल्प करेगी। तो गांधी जी कहते थे करो और सीखो का सिद्धांत है क्रिया की प्रधानता, यानी कि एक इंसान जैसे ही कुछ करता है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ सीखने को मिलता है। तो गांधी जी ने अपनी स्कीम में इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया है कि एक बच्चे को अनुभव के आधार पर उसका स्किल जो है, उसकी जो एबिलिटी उसको डेवलप करना, ताकि वो अपना खर्चा खुद निकाल ले, अपने घर वालों पर डिपेंड ना रहे। और दोस्त ये बात गांधी जी ने आज से 200 साल पहले सोच लिया। अब देखो जरा एक बार यार, आर्थिक आधारशिला यानी कि इकोनॉमिक फाउंडेशन की उन्होंने बात करी। इसके अंदर गांधी जी ने 2 बात बताई। पहला, बालक शिल्प की शिक्षा पाकर, यानी कि शिल्प यानी कि मान लो कोई इसको आर्ट आता है, आर्ट मतलब मान लो कि उसको मटका बनाना आता है, या मान लो उसको कोई ऐसा चीज़ बनाने आता है जिसको बेचकर वो पैसा कमा सकता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पॉकेट खर्च को निकाल लेगा और जो उसका एजुकेशन का खर्चा है वो भी निकाल लेगा। तो गांधी जी इसका सपोर्ट क्या करते थे, तो एक बच्चे के पास अपनी स्किल होनी चाहिए, है ना, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक फाउंडेशन क्रिएट कर सके अपने अंदर, ताकि वो किसी और पे डिपेंड ना होकर वो सेल्फ डिपेंड हो। फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया। सेकंड पॉइंट क्या है, किसी हस्तशिल्प में प्रवीणता, मान लो किसी एक आर्ट या किसी एक स्किल के अंदर आपने महारत हासिल कर लिया, तो ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी, जो आपको जीविका यानी कि पैसा कमाने में भी आपकी हेल्प करेगी। तो गांधी जी इस तरीके से इकोनॉमिक फाउंडेशन यानी कि आर्थिक आधारशिला के पॉइंट में ये 2 बातें कहते हैं अपने वर्धा योजना के अंतर्गत। एंड डॉक्टर मुखर्जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि बुनियादी शिक्षा का प्रयोजन यानी कि बुनियादी शिक्षा का मकसद ये होना चाहिए कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन लेकर भी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी भी यही चाहते थे। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, सामाजिक आधारशिला, सोशल फाउंडेशन, डेट मीन्स बालक के सामाजिक गुणों का विकास हो। मान लो एक बच्चे के अंदर जो क्षमता है वो काम ना करवा के उससे कोई ऐसा काम करवाया जा रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट है नहीं, तो गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि इस स्कीम का मकसद होगा कि एक बच्चे के अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको निखार कर बाहर लाना। ऐसे में जो उसके गुण हैं वो बाहर आएगा और समाज के अंदर वो अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। तो ये क्वालिटी एक बच्चे के अंदर है, ये कैसे पता चलेगा, स्कूल और सोसाइटी ये पहचानने में हेल्प करेगी। इसलिए गांधी जी के द्वारा कहा गया कि हस्तशिल्प के द्वारा उनमें आत्म संयम, पेशेंस नाम की एक चीज आ जाएगी। एक बच्चे को जो ऑर्डर दिया जाए उसको वो पालन भी करे एंड कोऑपरेट करे, आपस में सहिष्णुता, टॉलरेंस रखे। ऐसा नहीं है कि दूसरे को विरोध करके या दूसरे का नुकसान पहुंचा के वो अपना फायदा करे। गांधी जी ने हमेशा से नॉन वायलेंस की बात करी है, सत्य और अहिंसा की बात करी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की बात करी है। तो गांधी जी चाहते थे कि एक बच्चे के अंदर हस्तशिल्प के साथ साथ इन सभी
क्वालिटीज़ का डेवलपमेंट किया जा सके। जिस दिन ये क्वालिटी डेवलप हो जाएगी एक बच्चे के अंदर, कहीं ना कहीं उसका सामाजिक आधारशिला यानी कि सोशल रूप से वो कहीं ना कहीं उसमें वो सारी क्वालिटीज आ जाएगी। इसलिए ये जो बेसिक एजुकेशन स्कीम बना रहे थे वर्धा योजना, इसके अंदर ये कहा गया कि व्यावहारिक उत्पादक कार्य शारीरिक हो या मानसिक हो, इनके बीच में जो दीवार है ये नष्ट कर देगी ये एजुकेशन यानी वर्धा योजना। इसमें क्या होगा कि एक बच्चे की जो प्रोडक्टिविटी है मानसिक रूप से और फिजिकली यानी कि फिजिकली और मेंटली दोनों ही डेवलप होगी और वो बेहतर काम कर पाएगा। तो इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, हस्त श्रम की महत्ता यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनुअल लेबर, या एक इंसान के द्वारा जो हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथों से जो काम की जाती थी इसको प्रमोट करने की बात की गई। जैसे कि हाथ से कार्य करने की शिक्षा दी जानी चाहिए सभी को। बालक श्रम के महत्व को समझने लग गया। आगे ये कहा गया कि भारत देश के अंदर अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को निकम्मा बना दिया है। हाथ से काम करने वाले को लोग नीचा समझने लग गए हैं और ये मेंटेलिटी चेंज करना चाहते थे गांधी जी, जिससे कि लोगों के अंदर हैंडीक्राफ्ट यानी कि चरखा चलाना हो या जो भी काम जो हाथ से हम करके अपना पैसा कमा सके या हम सरवाइव कर सके, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। तो गांधी जी ने इसका ही प्रमोट किया जो हाथ से काम किया जा सके। हाथ के अंदर ऐसी कला जो कोई भी काम हाथ से कर सकते हैं उसको हस्तशिल्प कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट। देखो गांधी जी के इस स्कीम के द्वारा, वर्धा योजना के द्वारा बालक के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करने पे जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास हैंडीक्राफ्ट के रूप में अपने हाथ में कुछ कला होगा और वही कला के द्वारा वो कोई सामान बना पाएंगे, उसको बेचकर छोटे छोटे खर्च जो उनके होते हैं वो उनको पूरा कर पाएंगे। तो गांधी जी ने हैंडीक्राफ्ट को काफी प्रमोट किया है। 7 पॉइंट क्या है, मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो। गांधी जी के द्वारा कहा गया कि बुनियादी शिक्षा प्राइमरी लेवल पे, जिसको वो जूनियर लेवल कहते हैं, तो जूनियर लेवल तक जो एजुकेशन दी जानी चाहिए वो हमेशा मातृभाषा के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। उसको अपने मातृभाषा में बहुत अच्छी पकड़ होती है और यही हुआ है आजकल। आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही कहा गया है कि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में ही दी जाएगी। आपकी जो लैंग्वेज है आप अपने रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी वो डेवलप हो पाएगा और चीज़ों को हम बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन आज क्या है भाई, हमारे देश के अंदर मातृभाषा की जगह अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ने ले लिया है और बच्चों के ऊपर एक भार पड़ गया है। देखो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में थोड़ा हाथ ढीला होता है और स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई जो चीज हमें नहीं आता, जो चीज हम नहीं सीखना चाहते, क्यों थोपा जा रहा है। आज इंग्लिश एक नीड बन गई है, हम इंग्लिश से पीछा नहीं छोड़ा सकते। तो सबकी कोशिश आज यही होना चाहिए कि मातृभाषा तो ठीक है लेकिन इंग्लिश भी सबको आनी चाहिए। एंड 8th पॉइंट क्या है, बालक में आध्यात्मिकता का विकास। तो इस चीज का ध्यान वर्धा योजना के अंदर रखा गया है जिससे कि एक बच्चे की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, उसका डेवलपमेंट किया जा सके एक बच्चे के अंदर। देखो आत्मा से परमात्मा से जो मिलन का विचार है, आध्यात्मिकता का जो विचार है, ये कहीं ना कहीं एक इंसान को समाज के साथ जोड़ती है, वो उसको पूर्ण आनंद और शांति देती है। तो इसलिए एक इंसान को स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा रहना चाहिए। देखो नेक्स्ट पॉइंट का शिल्प द्वारा शिक्षा। देखो गांधी जी के द्वारा ये कहा गया है एक ऐसी स्कीम है जिसमें बच्चों को क्राफ्ट की एजुकेशन दी जाएगी, यानी शिल्प एजुकेशन दिया जाएगा। उसको एक ऐसी कला सिखाई जाएगी जिस कला में वो आत्मनिर्भर बन सके और उस निर्भरता का फायदा उठा सके अपने जीविका यानी कि सरवाइव करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, अपने जो इकोनॉमिक नीड है उसको पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से शिल्प शिक्षा यानी कि क्राफ्ट एजुकेशन को गांधी जी के द्वारा प्रमोट किया गया। तो ये सारे वो फीचर्स के पॉइंट्स है जो गांधी जी ने वर्धा योजना के अंदर या तालीम योजना के अंदर बताया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा जो मातृभाषा को प्रमोट किया गया है वो कहीं ना कहीं आज भी जरूरी है। अगर हम आज भी बच्चों को उनकी ही लैंग्वेज में चीजों को आसानी से समझा दे तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट पैदा होगा पढ़ाई में और पीछे नहीं भागेंगे वो। स्कूल्स के अंदर जो रेट कम होता है, बच्चे कम आते हैं पढ़ने के लिए, अटेंडेंस कम होती है, ये जो प्रॉब्लम है इससे भी छुटकारा पा लेंगे। एंड थर्ड सबसे बड़ी बात गांधी जी ने कहा, हमें इकोनॉमिक रूप से सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। तो गांधी जी के जो द्वारा ये बात कही गई है तो कहीं ना कहीं आज भी रिलेवेंस है। अगर हम आज भी बच्चों को कुछ ऐसी स्किल सिखाए जिससे कि वो स्कूल में पढ़ाई करते हुए कुछ अर्न कर सके तो कितना बेहतर होगा। तो गांधी जी की कही गई बात आज भी कहीं ना कहीं रिलेवेंस है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की सिफारिशों का वर्णन दीजिए। आपको इसमें यह बताना है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया था भारत में 1952 में। तो इसने अपनी क्या रिकमेंडेशन दी थी, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए इसने क्या क्या सुझाव दिए हैं, अपने क्या सजेशन दिए हैं और ये कहाँ तक लागू हो पाया है। इसी क्वेश्चन को सेम एज इट इज घुमाकर पूछा जा सकता है लेकिन मतलब दोनों का एक है। जैसे कि भारत में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दे का वर्णन कीजिए एंड इस संदर्भ में मुदालियर आयोग की क्या सिफारिशें थी, आपको ये बताना है। देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर
आयोग, दोनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन में अगर दोनों में से कोई एक भी पूछ लिया जाए तो उसका आंसर एक ही होने वाला है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो इस तरीके से हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1952 में यह बनाया गया था। आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब ये बताना है कि इस आयोग ने अपने क्या रिकमेंडेशन यानी अपने क्या सजेशन दिए थे गवर्नमेंट को। देखो, इससे पहले हम ये समझते हैं कि 1947 में जैसे भारत को आज़ादी मिली, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था वही सिस्टम भारत में भी चल रहा था। जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी वो लोगों को अंग्रेजों का वफादार बनाने के लिए बनाया गया था, जिसके अंदर इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया गया था, और ये सिस्टम बिल्कुल ही भारतीयों के लिए नहीं थी। तो इसीलिए भारत की आज़ादी के बाद केंद्रीय शिक्षा सलाहकार यानी कि सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी एक कमेटी है। इस कमेटी ने 1948 के अंदर माध्यमिक शिक्षा यानी कि क्लास 10 तक की एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए गवर्नमेंट को सजेशन दिए, पर गवर्नमेंट ने इस टाइम पे नज़रअंदाज कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन 1951 में फिर से सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार ने फिर से रिपीट किया कि क्लास 10 तक यानी कि माध्यमिक शिक्षा में हमें सुधार करना चाहिए, कुछ रिकमेंडेशन है। और 1951 में रिकमेंडेशन करने के बाद फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लिया गवर्नमेंट ने, और भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को एक कमीशन बनाया। और इस कमीशन का जो चीफ है, जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, किसको बनाया गया? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को बनाया गया। और इनके लीडरशिप में, इनके चेयरमैनशिप में इस कमीशन का काम ये था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसकी कमियों को निकालना, इसमें क्या कमियां हैं और क्या सुधार इसमें किया जा सकता है, यानी कि कौन से रिफॉर्म किए जा सकते हैं इसके अंदर, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लगाना। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो बनाया गया उसका चेयरमैन यानी कि उसका अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को बनाया गया था, इसलिए इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग दोनों ही नामों से जानते हैं। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये ध्यान रखना है। तो 23 सितंबर 1952 को ये बनाया गया था। इसका काम क्या था? एजुकेशन की कमियों का पता लगाना और उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं ये गवर्नमेंट को बताना। तो इस प्रकार जो आयोग के अध्यक्ष थे वह मुदालियर थे, इन्हीं के नाम पे मुदालियर आयोग इसका नाम रख दिया गया। इसके द्वारा आधुनिक भारत की शिक्षा की नींव रखी गई, यानी कि एजुकेशन में सुधार करने के लिए इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई, कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन यानी कि नींव है, वो बीज है जो आगे चल के पेड़ बन जाती है। यानी कि इनके रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंटेशन करने की बात कही गई। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस आयोग को बनाया ही क्यों गया था, आखिर मेन मकसद क्या था। देश में प्रचलित जो प्रणाली है, जो अभी जो सिस्टम चल रही है एजुकेशन की, उसकी जांच करना, उसकी कमियों को बारीकी से समझना और उसमें सुधार करने के लिए गवर्नमेंट को सुझाव देना। तो इनके रिकमेंडेशन को जानने से पहले इन 4 पॉइंट्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इन्होंने ये कहा कि हमें एजुकेशन का पर्पस चेंज करना होगा। अगर पर्पस नौकरी पाना है तो सिर्फ नौकर पैदा होंगे, इसलिए पर्पस चेंज करना होगा, संगठन अच्छा बनाना होगा, मजबूती से हमें सिलेबस यानी कि जो उसका पाठ्यक्रम है, जो पढ़ाया जाना है, हमें उसको इस तरीके से बनाना होगा जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट पैदा हो पढ़ाई के अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है? एंड जो माध्यमिक शिक्षा है यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको 3 लेवल में डिवाइड करना होगा। पहला प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा बेसिक और तीसरा हायर एजुकेशन। तो 3 लेवल में इन्होंने एजुकेशन को डिवाइड किया है। एंड थर्ड पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि सभी स्कूल आपस में मिलकर काम करें, हमें इस पे जोर देना चाहिए। एंड माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया। तो ये पॉइंट्स जान लेने के बाद चलिए अब हम ये जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या सिफारिशें यानी कि क्या क्या अपनी रिकमेंडेशन दी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रिकमेंडेशन का, माध्यमिक शिक्षा के दोष इन्होंने गिनवाया। यानी कि माध्यमिक शिक्षा की जो कमियां हैं इन्होंने सबसे पहले उन कमियों को गिनवाया। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? देखो, माध्यमिक शिक्षा पुस्तकीय तथा अव्यवहारिक है। तो इन्होंने ये बताया अपने रिकमेंडेशन में कि किताबी ज्ञान पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था, ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे। देखो, नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया कि इसका जीवन से कोई संबंध नहीं है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज ना देकर इसमें थियोरेटिकल नॉलेज दी जा रही है, जो कि टोटली बुकिश है, यानी कि कह सकते हो कि बुक का कीड़ा बनाया जा रहा है। कि नेक्स्ट में ये बताया गया कि बच्चों को एकांगी और संकीर्ण यानी कि लिमिटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही है। अगर हम उनका पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें उनको सिखानी चाहिए जिससे कि वो सोसाइटी को भी समझ पाए, लेकिन इन सभी चीज़ों पे फोकस नहीं किया जा रहा है। बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है इस एजुकेशन सिस्टम के तहत, और बच्चों का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाएगा इस एजुकेशन सिस्टम के तहत। और इस एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी ये है कि इससे बच्चों का जो एजुकेशन में इंटरेस्ट है वो भी पैदा नहीं हो पाता और उनकी भावनाएं और जो उनकी क्षमताएं हैं उसका भी पता नहीं लग पाता।
तो इस तरीके से मुदालियर आयोग ने ये सारी कमियां बताई और उसमें ये कहा कि माध्यमिक शिक्षा तक यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन तक इंग्लिश का ही सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। बच्चों को इंग्लिश पढ़ने के लिए जोर दिया जाता है और इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। और इस तरीके से ऐसी एजुकेशन एक बच्चे का चरित्र यानी कि जो उसकी जो करेक्टर है वो बिल्ड नहीं कर सकती, उसका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप नहीं हो सकता। तो ये सारी उन्होंने कमियां बताई। यानी इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पॉलिसी भारतीयों को अंग्रेजों का वफादार बनाने के लिए बनाया गया था, तो उसमें काफी बड़े चेंजेस की जरूरत थी। और मुदालियर आयोग ने ये सारी कमियां एक एक करके गिनवा दी सरकार को। एंड इसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया कि मेन पर्पस क्या होना चाहिए एजुकेशन का। मेन पर्पस जानने से पहले इन्होंने ये बता दिया कि ये एजुकेशन सिस्टम उद्देश्यहीन है, यानी कि एमलेस है। इस एजुकेशन को लेने के बाद बच्चों का कोई गोल नहीं होगा, वो कहीं के नहीं रह जाएंगे, उनके पास अपना कोई कैरेक्टर कोई स्किल नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। आपके टैलेंट को पहचानने में ये एजुकेशन कहीं से भी हेल्प नहीं करता, बच्चों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं करता ये एजुकेशन। इसलिए अंग्रेजों की बनाई गई एजुकेशन को हमें चेंज करना है। तो ये कमियां बताने के बाद मुदालियर आयोग के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई, इन्होंने ये कहा कि लोकतांत्रिक नागरिक का विकास करने के लिए हमें इन बातों पर जोर देना चाहिए, तभी हम अपने एजुकेशन के अंदर बदलाव ला सकते हैं। तो जो हमें सुधार करना है उसकी शुरुआत हमें बच्चों की सोच से करनी चाहिए। अगर विचारों में स्पष्टता और स्वच्छता आ गई, उनके थॉट्स में बिल्कुल प्योरिटी आ गई, गलत सोच नहीं होनी चाहिए, नॉन वायलेंस की बात हम बुद्ध और गांधी के देश है, तो कहीं ना कहीं विचारों से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। एंड इसके बाद इन्होंने ये कहा कि हमें अपने कल्चर का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए कल्चर पे भी फोकस करना चाहिए। भाषण और लेखन की जो कला है ये बिल्डअप होना चाहिए। सामूहिक भावना यानी कलेक्टिव स्पिरिट का जो भावना ये आना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के काम आ सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके। ऐसा एजुकेशन जो एक दूसरे में नफरत पैदा करे ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर। आपस में सहयोग की भावना हो, टॉलरेंस सहिष्णुता की भावना हो, यानी कि हम अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान ना पहुंचाए, सहिष्णुता होनी चाहिए। हम अपने को तो अच्छा कह रहे हैं, दूसरों को बुरा कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। एजुकेशन का मतलब होता है सही और गलत में पहचान करना आपको सिखा दे, एंड आपके अंदर ऐसे गुण डेवलप कर पाए और आपको एक डिसिप्लिन नागरिक बना पाए। तो मुदालियर आयोग ने एजुकेशन के ये सारे पर्पस बताए जो मैंने आपको 8 पर्पस बताए। एंड इसके बाद उन्होंने ये बताया कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना बहुत जरूरी है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है? ओवरऑल उसकी जो पर्सनैलिटी उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे उसको साहित्य ज्ञान होना चाहिए, अलग अलग जो लिटरेचर है, चाहे हमारे धार्मिक ग्रंथ हो गए, जो रिलीजियस जैसे कि वेद हो गए, चाहे जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। यानी कि हमारे सांस्कृतिक हमारी जो कल्चर है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। और हमारे अंदर कुछ ऐसे कलात्मक विकास होना चाहिए जिससे कि हम चीज़ों को सॉल्व कर सकें, है ना। यानी कि एक स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाए। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाए, वो प्रॉब्लम को वो क्रिएट करते जाए, भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बनना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है और किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। तो एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे कि मानसिक आज़ादी बच्चों को मिल पाए। एंड नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि। एजुकेशन सिस्टम टोटली बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि वोकेशन का मतलब क्या होता है कि हमें ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए लोगों को जिससे कि कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट हो जाए। यह देश की आर्थिक उन्नति और बालक के सुखी जीवन के लिए दोनों के लिए जरूरी है। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि एक बच्चे को स्टार्टिंग से ही ऐसी कला सिखाई जाए, हाथ की कलाओं के द्वारा वो अपने खर्चे खुद निकाल ले, कुछ सामान बनाकर बेच के। ऐसे एक बच्चे को पैसा क्या होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है और किस तरीके से कोई भी चीज़ बनाकर हम उसको बेचकर पैसा कमा सकते हैं, तो स्टार्टिंग से ही उसके सिलेबस के अंदर बिजनेस एजुकेशन भी होना चाहिए ताकि हर एक बच्चों को बिजनेस की नॉलेज हो, व्यावसायिक कोई भी वस्तु या गुड्स बनाने की नॉलेज हो जिससे उसको बेच सके वो, यानी कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट वो बन सके। तो ये चीज़ आपको बताना है, मुदालियर आयोग ने ये कहा। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि नेतृत्व का विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। यानी कि इस सिस्टम के तहत जो पढ़कर आगे निकलेंगे उनके अंदर लीडरशिप करने के गुण होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो 4 जने हैं 10 जने हैं वो अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि किस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम ये हमें नहीं सिखा सकता तो एजुकेशन ये किसी काम का नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि देश के जो यूथ है उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए और ये क्वालिटीज़ ये सिस्टम हमारा डेवलप कर सकता है, जो रिकमेंडेशन किया मुदालियर आयोग ने। एंड माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में योग्य नेतृत्व का विकास करना है, यानी कि ऐसे लीडरशिप की क्वालिटीज़ जिससे कि वो तमाम समस्याओं का समाधान करते हुए उनका सॉल्यूशन भी निकाल सके। एंड थर्ड रिकमेंडेशन क्या बताया इन्होंने कि माध्यमिक शिक्षा का संगठन होना चाहिए, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है हमें फिर से उसको बढ़ाना चाहिए। और इन्होंने ये कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है इसको हमें 7 साल तक रखना चाहिए। माध्यमिक मतलब क्लास 10 तक एजुकेशन की बात हो रही है, और इस काल को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे 3 साल तक हम उनको जूनियर माध्यमिक शिक्षा कहेंगे और 4 साल तक की उनकी एजुकेशन उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यानी कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहलाएगी।
तो 3 साल तक जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन और 4 साल तक हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये एजुकेशन 11 साल से लेकर 17 साल के बीच में बच्चों को दी जाएगी। यानी आप कह सकते हो कि 11 साल से स्टार्ट होगी और 17 साल तक बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा हायर सेकेंडरी एजुकेशन की। और फोर्थ पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि एजुकेशन जो है वो क्लास 10 तक ही होनी चाहिए। 10th के बाद जो 11th है, उसके बाद जो 12th होती है, हमें ये दोनों क्लास खत्म कर देना चाहिए। और ऐसा कैसे होगा, इसलिए उन्होंने ये कहा कि जो 11th क्लास का सिलेबस है वो हमें 10th के साथ पढ़ा देना चाहिए और जो 12th क्लास का सिलेबस है वो हमें कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ा देना चाहिए। तो इस तरीके से 10th तक ही एजुकेशन होनी चाहिए। यानी कि वर्तमान इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, 12th, जिसको हम इंटर कहते हैं, और मैट्रिक का मतलब क्या होता है, क्लास 10th, ठीक है, जिसको मैट्रिकुलेशन भी कहते हैं। तो वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा को हटाकर उसका 1 वर्ष माध्यमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया जाए और 1 वर्ष विश्वविद्यालय की डिग्री, यानी कि जब हम ग्रेजुएशन करें तो उसमें जोड़ दिया जाए। वो 11th 12th खत्म करके ओनली 10th तक की पढ़ाई होनी चाहिए 17 साल तक। यानी इस तरीके से इन्होंने क्लास 10 तक के जो पढ़ाई है इसी का उन्होंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया और टोटल 7 साल कर दिया। यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक यही पढ़ाई होनी चाहिए, बस 10th के बाद स्कूलिंग खत्म। एंड फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने बताया कि डिग्री कोर्स की अवधि, डिग्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ग्रेजुएशन। तो जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की होनी चाहिए। आज भी 3 साल की है, बट गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा है ये इसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया जाएगा और डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्सेज में इसको चेंज कर दिया जाएगा। एंड 6 पॉइंट क्या है, बहुउद्देश्यिक विद्यालयों को स्थापित किया जाए। यानी कि एक स्कूल के अंदर अलग अलग कोर्सेज भी हो, ना कि एक ही कोर्सेज सिखाया जाए, अलग अलग कोर्सेज होने चाहिए, ऐसे स्कूल्स बनाए जाए। एंड 7 पॉइंट में ये कहा कि जो लड़कियां हैं उनके लिए होम साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया जाए। लड़कों की मर्जी है वो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन लड़कियों के लिए होम साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया है। और आज भी काफ़ी सारे स्कूल में देखते हो आप कि गर्ल्स के पास होम साइंस होता ही है और स्कूल्स में कंपलसरी होता है ये। एंड 8 पॉइंट क्या है, ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाए जहाँ पर दृष्टिहीन, यानी जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, बधिर, एंड जो मुक्त, जो बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाए जाए जिससे कि इनका भी ध्यान रखा जाए। एंड 4th रिकमेंडेशन में इन्होंने क्या कहा कि भाषाओं का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देखो, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का अध्ययन मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा मतलब जो उनकी खुद की भाषा है, जो वो खुद बोला करते हैं, जो उनको अच्छे से समझ में आ जाती है ना, जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं अपने घर के अंदर भी। अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको चीज़ें आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि मिडिल स्कूल लेवल पर हमें 2 लैंग्वेज सिखानी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज सिखानी चाहिए। लेकिन दोनों लैंग्वेज पहले 1 साल में हमें हिंदी सिखानी चाहिए और दूसरे साल में हमें इंग्लिश सिखानी चाहिए। ये मिडिल स्कूल लेवल की बात है। लेकिन जैसे जूनियर बेसिक लेवल तक पहुंच जाते हैं, उस लेवल तक हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ पढ़ाना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है 5th पॉइंट, पाठ्य पुस्तकें, यानी जो टेक्स्ट बुक्स है वो कैसी होगी। देखो, पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाया जाए जिसका काम ये हो कि सिलेबस क्या हो, हमें बुक्स में क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये छांट सके और ये जांच करके ये गवर्नमेंट को बता सके। इसलिए कमेटी बनाया जाना चाहिए। इस कमेटी बनाने का रिकमेंडेशन दिया मुदालियार आयोग ने। एंड ये कहा कि एक विषय के लिए कई पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जानी चाहिए। यानी कि मान लो कि एक सब्जेक्ट है तो 1 से ज़्यादा उसके लिए बुक्स हो, जो भी इजी रहे बच्चा उसको पढ़ सके, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और सिलेबस के अंदर जल्दी परिवर्तन ना हो, यानी कि ऐसा नहीं कि 2 साल पढ़ाया तीसरे साल में चेंज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चले, और जब उसमें लगे कि हाँ अब चेंज करना है तो उसमें चेंज किया जाए। यानी कि सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपने सिलेबस में चेंज करना चाहिए, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। तो मुदालियार आयोग ने यह रिकमेंडेशन दिया है। एंड 6th रिकमेंडेशन क्या है, परीक्षा एवं शैक्षणिक मूल्यांकन। यानी कि अब मुदालियार आयोग ने यह कहा एग्जाम्स को लेकर कि बाहरी परीक्षाओं की संख्या में कमी हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपके पास बर्डन हो कि भाई अभी एग्जाम दिया आपने, उसके बाद आपका यूटी है, फिर मॉक टेस्ट है, फिर प्री बोर्ड है, फिर बोर्ड है, यानी फाइनल एग्जाम देने से पहले आपके ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है। तो इन्होंने ये बताया कि एक एग्जाम का फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव ना हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका 3, 4, 6, 7, 8 पेजेस में आंसर देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने बताया कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए, ये पेपर का फॉर्मेट होना चाहिए। एंड छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन अंकों यानी कि मार्क्स की जगह उनके प्रतीकात्मक जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है ओवरऑल पूरे साल में अपने स्कूल के टाइम पे, उसको देखकर हमें एवोल्यूशन करना चाहिए, ना कि उसके मार्क्स को देखकर। मार्क्स तो एक रात पढ़ के रट के भी लाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी है, कहाँ तक उन्होंने
क्या काम किया है, कहाँ पे क्या काम नहीं किया, उनकी क्या कहाँ पे कमियां रह गई है, क्या अच्छाई है, इन सबको देखते हुए मार्क्स दिया जाए, ना कि जस्ट 3 घंटे एग्जाम के बाद मार्क्स देखकर ये डिसाइड कर लिया जाए कि बच्चा कौन इंटेलिजेंट है और कौन इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये रिकमेंडेशन दिया इन्होंने। एंड आगे इन्होंने ये बताया कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको सॉल्व किया जाना चाहिए, जैसे कि फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए, जैसे कि जो लीडरशिप है वो सही से नहीं मिल पाती बच्चों को, टीचर्स सही नहीं हो पाते, कई जगह पे योग्य शिक्षक की कमी होती है, तो ये हमें पूरा करना चाहिए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की जो कमी है हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए। जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है, लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, हमें ये दूर करना चाहिए समस्या। संसाधनों की उपलब्धता हमें बढ़ाना चाहिए इसको, ताकि रिसोर्सेज की कमी ना हो किसी स्कूल के अंदर। और जो जागरूकता की कमी है एजुकेशन को लेकर, हमें इसको भी प्रमोट करना चाहिए, ताकि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे स्कूल में भेजकर पढ़ा सके। एंड जो स्कूल की संख्या में कमी है उसको और हमें बढ़ाना चाहिए, एंड डिजिटल एजुकेशन को हमें और प्रमोट करना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारी थी मेन इश्यूज जिसको सोल्व करने की जरूरत है, और ये रिकमेंडेशन मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके तहत हमने ये देखा कि मुदालियर यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी गई है, जिसने भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत करी, और कहीं ना कहीं आज भी इस कमीशन की रिपोर्ट या रिकमेंडेशन रिलेवेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इनकी भूमिका क्या रही है आपको इसके बारे में बताना है। सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। देखो, सावित्रीबाई और ज्योतिबा राव ये दोनों ही आपस में शादी कर ले, इन दोनों की ही शादी आपस में कम उम्र में हो गई थी, जब ये 10 साल के थे। सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिबा राव से हो गया, और इस जोड़े ने बाल विवाह का विरोध किया, क्योंकि ये खुद बाल विवाह के शिकार हुए थे, और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनका ये कहना था कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, जो उम्र एजुकेशन लेने की होती है उस उम्र में शादी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो विधवा हो जाए ऐसा नहीं है कि उसको विवाह करने का दोबारा अधिकार नहीं है। इन्होंने विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट किया, यानी कि समर्थन दिया। चलिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की पहले ज्योतिबा राव के बारे में। देखिए, यह एक विचारक, जाति प्रथा विरोधी, समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे। उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद यानी कि समानता और समाजवाद पर आधारित थी। फुले थॉमस पाइन की पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन से प्रभावित थे, यानी कह सकते हो कि जो ज्योतिबा राव फुले हैं ये थॉमस पाइन की पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन से काफ़ी प्रभावित थे। इसी वजह से इन्होंने जो अपने जो विचार दिए हैं ये इससे प्रभावित होकर दे रहे हैं। एंड ज्योतिबा राव फुले का मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका है महिलाओं और निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना। अगर देश में हमें डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी यानी कि खुशियाँ लानी है और देश को तरक्की पे लेके जाना है, तो हमें महिलाओं को और निम्न वर्ग को एजुकेशन देना होगा, क्योंकि जिस टाइम इनका जन्म हुआ उस टाइम की सोसाइटी में बाल विवाह चल रहा था, इसलिए महिलाएं एजुकेशन नहीं ले पाती थी और निम्न वर्ग को तो कुछ समझा ही नहीं जाता था, जो एक देश के लिए अभिशाप है यार। अब देश को तरक्की करवाना है तो महिलाओं को भी एजुकेशन देना होगा, और जो निम्न वर्ग के जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको भी एजुकेशन देना होगा। इसीलिए ज्योतिबा राव फुले ने पुरुष और महिला, मेल और फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इसका इन्होंने विरोध किया, और जेंडर इक्वलिटी की इन्होंने बात करी। 1848 में इन्होंने अपनी वाइफ सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया, और आगे चल के इन्होंने कन्या विद्यालय की स्थापना करी। सावित्रीबाई फुले की बात करें तो 1852 में सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना करी, ताकि महिलाओं को एजुकेशन को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर और इंटरडिपेंडेंस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाया जा सके, और जिसमें महिलाओं को सबसे ऊपर रखा गया। इसीलिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की गई, जिसमें सभी जातियों के सदस्यों का स्वागत किया गया, यानी कि सभी जाति की महिलाएं, चाहे वो लोअर कास्ट की हो या अपर कास्ट की हो, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए बाल विवाह के खिलाफ एक साथ अभियान चलाया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए और विधवा पुनर्विवाह सही है। अब देखो, जिसके हस्बैंड की डेथ कम उम्र में हो गई है, ऐसी महिलाएं अब अकेले कैसे रह सकते हैं? आखिर वो अपना जीवन कैसे जिएंगे? किस तरीके से वो घर बार चलाएंगे? इसलिए इनको दोबारा शादी कर लेना चाहिए, ये कहकर इन्होंने सपोर्ट किया इसका। देखो, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की शिक्षा प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान रही है, क्योंकि इनका ये मानना था कि शिक्षा में बदलाव क्रांतिकारी होगा। अगर हम एजुकेशन में चेंज करते हैं तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति होगी, और इस क्रांति के तहत भारत के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसलिए सावित्रीबाई ज्योतिबा राव फुले एक प्रमुख भारतीय शिक्षाविद, एक एजुकेशनिस्ट हुए, समाज सुधारक यानी कि सोशल रिफॉर्मर हुए।
19वीं शताब्दी के दौरान शिक्षा में विशेष रूप से महिला शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो इन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म कर जेंडर इक्वालिटी की बात करी, लैंगिक समानता की बात करी, महिला हो या पुरुष दोनों को एजुकेशन देने की बात करी। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं और अछूतों यानी कि दलित हो गए जो अनटचुअलिटी का शिकार होते रहे भारत के इतिहास के अंदर देखा है हमने, तो इन्होंने महिलाओं के साथ साथ अछूतों के विकास के लिए शिक्षा को एक क्रांतिकारी हथियार माना, रेवोल्यूशनिस्ट वेपन माना। ठीक है, मानवता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये 4 ऐसे सिद्धांत थे जिस पर मानवता आधारित होनी चाहिए और इन चारों पे ही इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। हरिन आर्के ने इनके बारे में लिखा है कि भारत के सामाजिक और शैक्षिक इतिहास में महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले एक असाधारण युगल के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें लैंगिक न्याय के जेहादियों में से एक माना जाता है, यानी कह सकते हो कि इन्होंने जेंडर जस्टिस के बारे में, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात कहकर अपने आप को उस टाइम में साबित कर दिखाया किस तरीके से महिलाओं को भी एजुकेशन देके समाज में समानता की बात की जा सकती है। इन्होंने शिक्षा को समाज में क्रांति लाने का एक हथियार माना। को एजुकेशन एक मानव अधिकार है, यानी ह्यूमन राइट है, इसलिए एजुकेशन से कोई भी वंचित नहीं रह सकता। इसलिए महात्मा फुले का ये विचार था कि एजुकेशन सभी को मिलना चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल है 45 जो कि डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि स्टेट को दिया गया है। और आर्टिकल 45 में ये कहा गया है कि एजुकेशन को बढ़ावा देना है, अपॉर्चुनिटीज सभी को समान मिलनी चाहिए। महात्मा फुले ने इसी विचार को आगे बढ़ाया और इन अपॉर्चुनिटीज को सभी को देकर कहीं ना कहीं इस विचार पे जीत हासिल करी। महिलाओं को भी पढ़ने का प्लस वो सारे अधिकार हैं जो एक पुरुष को पुरुष होने के नाते मिलते हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा की नींव रखी और कहीं ना कहीं अपनी वाइफ से शुरुआत करके इन्होंने भारतवर्ष के अंदर सभी महिला को एक समान एजुकेशन देने की बात कही। देखिए, इनके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया एजुकेशन सिस्टम, इसके कुछ फीचर्स है। क्या क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि एजुकेशन उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी एक इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान है। आगे चल के इन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों को शिक्षित करने की बात कही और दोनों के लिए ही शिक्षा, एजुकेशन जरूरी है। अपमानजनक और पितृसत्तात्मक यानी कि पेट्रियार्की सोच जो है हमारी सोसाइटी की, पेट्रियार्की सोच का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर्टी पे सिर्फ पुरुषों का ही अधिकार होगा। यानी कि मान लो जो पिता की प्रॉपर्टी है, जो आपके फादर की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर घर के जितने बेटे उनका ये राइट होगा और महिला यानी कि बेटियों का कोई अधिकार नहीं होगा। तो आगे चल के इन्होंने इसका अपोज किया कि महिलाओं को भी उतना ही राइट्स मिलना चाहिए जैसे एक पुरुषों को मिलता है, एक बेटों को मिलता है। एंड सावित्रीबाई फुले जी ने ज्योतिबा राय फुले जी के साथ मिलकर कन्या भ्रूण हत्या यानी कि पेट में ही, कोख में ही मार देना अगर कोई लड़की जन्म लेने वाली है, तो इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाया। विधवाओं की सुरक्षा की इन्होंने बात करी और इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक एक संस्था खोली। पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता है, इसको लेकर जागरूकता फैलाना ताकि ऐसा घोर अपराध सोसाइटी के अंदर ना हो। इसलिए इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया जिन्होंने महिलाओं की जिंदगी नर्क बना दी। पाठ्यक्रम की बात करें तो महज किताबों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए हमारा नॉलेज, एक मस्तिष्क का विकास हो सके, हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही सोसाइटी में क्रांति ला सकता है। बच्चों को हस्तकला और व्यापारिक संबंधी शिक्षा देना चाहिए जैसा कि मुदालियार आयोग और महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारतवर्ष के अंदर बच्चों को हस्तकला यानी कि हैंडीक्राफ्ट और व्यापारिक यानी कि बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन देना चाहिए ताकि अपने फादर या अपने घर वालों पे भी जवानी पे डिपेंडेंट रहे, वो कम उम्र से भी कहीं ना कहीं कुछ पैसा निकाल के अपना पॉकेट खर्च या एजुकेशन का खर्च निकाल सके। यानी कि इन्होंने भी इंडस्ट्रियल एजुकेशन या बिजनेस एजुकेशन देने की बात करें जिससे कि हैंडीक्राफ्ट के रूप में उनके अंदर भी कोई एक स्किल डेवलप हो सके। एंड शिक्षा प्रणाली की बात करें यानी कि एजुकेशन सिस्टम की बात करें, उन्होंने ये कहा कि सभी बच्चों के पोषण का खास ध्यान रखना चाहिए स्कूल के अंदर ताकि कुपोषण का कोई शिकार ना हो, माल्ट्रिशियंस यानी कि कुपोषण का शिकार ना हो। सावित्रीबाई यह सुनिश्चित करने का सदैव प्रयास करती कि कोई भी विद्यार्थी स्कूल छोड़कर ना जाए। इनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही हुआ करता था कि कोई भी स्कूल छोड़कर ना जाए। आज से 184 ईयर्स पहले छात्रवृत्ति योजना देकर यानी कि स्कॉलरशिप देकर बच्चों के अंदर एक मिसाल पैदा करी और आज भी हम ये चीज़ देख सकते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर। गवर्नमेंट भी यही करती है, अलग अलग पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए स्कॉलरशिप देती है। सावित्रीबाई जी मराठी काव्य के अग्रदूत मानी जाती है। उनके 2 काव्य संग्रह हैं, काव्य फूले 1854 में आया था ये, उसके बाद है वावन काशी सुबोध रत्नाकर एंड इसके बाद है वावन काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में ही आया था। दोनों में ही अंग्रेजी और शिक्षा के महत्व के बारे में पता चलता है, इसलिए एग्जाम के अंदर आपको मेंशन करना है ये कि सावित्रीबाई जी की जो विचार है हमें इनके 2 काव्यों के अंदर मिलता है जिनका नाम यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताना है आपको कि सावित्रीबाई जी ने अनेक मेडल्स जीते।
और ये मेडल्स जीतने के बाद जो उनको प्राइज़ मिलता और इसके बदले में ये बुक्स वगैरह मांगते जिससे कि लाइब्रेरी बनाया जा सके और बच्चों को पढ़ने में हेल्प की जा सके। और आगे चल के इन्होंने ये बताया कि एजुकेशन के अंदर चित्रकारी यानी पेंटिंग, लेखन, राइटिंग और अन्य ऐसी और एनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को हमें प्रमोट करना चाहिए जिससे कि ओवरऑल एक बच्चे की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सके। इस प्रकार मानस जी इनके बारे में कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षक थी। वे महिलाओं और अछूतों की शिक्षा की प्रबल समर्थक। आपको मैंने बताया ये कि उन्होंने वुमेन एजुकेशन की बात करी है, अछूतों यानी कि जो अनटचेबिलिटी के शिकार हुआ करते थे उनकी भी एजुकेशन की बात करिए कि अगर इनको एजुकेशन मिल गया तो इनको कोई अछूता नहीं समझेगा, सोसाइटी में इनका दर्जा ऊपर हो जाएगा, जो कि आगे चल के अम्बेडकर जी ने भी कहा। स्त्री अधिकारों की हिमायती और वे आधुनिक काव्य के नवोत्थान यानी कि शुरुआत के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई है। यानी कि सावित्रीबाई फुले भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं के इक्वलिटी के लिए, पेट्रियार्की सिस्टम के एंड के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए, बाल हत्या को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए और सबसे बड़ी बात है विधवा विवाह की शुरुआत करने के लिए इतने बड़े लेवल पे जो इन्होंने अपना मुहिम छेड़ा, इसने भारत के अंदर एक सकारात्मक बदलाव लाया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन के संबंध में आने वाले चुनौतियां और समाधान पर चर्चा करें, यानी कि डिस्कस द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस कमिंग इन रिलेशन टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के बारे में आपको बताना है। जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो कौन कौन सी चैलेंजेस आई, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, राइट टू एजुकेशन यानी कि सभी को एजुकेशन का राइट है। भारत की आज़ादी मिलने के अलावा 60 सालों के बाद बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का सपना हुआ पूरा। और ये पूरा कैसे हुआ? अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को पारित कर दिया गया। देखो, 86वें संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में ही संविधान के अंदर 21 का यानी कि 21A एक अलग से क्लाउज जोड़ा गया हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। किस काम में एजुकेशन को रखा गया। इस तरीके से शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि भारत के अंदर वो सभी बच्चे जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष की है उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरीके से एजुकेशन का राइट एक फंडामेंटल राइट बन गया। विधेयक को संसद के अंदर 4 अगस्त 2009 को मंजूरी मिल गई और मंजूरी मिलने के बाद राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। शिक्षा के अधिकार के अंदर जैसे शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को अब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना राज्य सरकार यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी हो गई, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना। लेकिन ये जैसे इंप्लीमेंट हो गई उसके बाद कुछ चैलेंजेस भी आई। उन चैलेंजेस के बारे में जानते हैं कि वो चैलेंजेस कौन कौन सी थी। पहली चैलेंजेस क्या है? विद्यार्थियों को स्कूल में बनाए रखना एक चुनौती है। देखो, एक रिपोर्ट में देखा गया कि बच्चे ज़्यादातर स्कूल ही नहीं आते। अगर वो स्कूल आते हैं तो उनका मन नहीं लगता, स्कूल से भाग जाते हैं। उनकी प्रेजेंटेशन जो स्कूल में है वो अपेक्षा कंपैरेटिवली कम है। अब इसको कैसे बढ़ाएं, ये बहुत बड़ी चैलेंजेस है। एक बच्चा मूवी देखने में काफ़ी इंटरेस्ट रखता है लेकिन एक जगह बैठकर पढ़ने में उसका इंटरेस्ट नहीं होता। आखिर क्यों? इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये रिपोर्ट निकाली गई। तो एक क्लासरूम के अंदर जो बच्चों का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम है, इसको कैसे इंक्रीज किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अक्सर देखा गया है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनका इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पाता इस एजुकेशन सिस्टम में जो उनको पढ़ाया जाता है। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है, यानी कि एक क्लास के अंदर एक क्लासरूम में लगभग 50 से 60 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक ही टीचर देख रहा होता है। जबकि होना तो यह चाहिए कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, लेकिन आज 35 बच्चे, 40, 50, 60 यानी कि रूम को ओवरलोड कर दिया जाता है। एक क्लासरूम के अंदर 2 सेक्शन के बच्चों को कॉम्बिनेशन के साथ बैठा दिया जाता है। तो ऐसे में कैसे एजुकेशन दिया जाएगा? देखो, एजुकेशन का मकसद ये नहीं है ना कि बस हाँ क्लासेस हो रही है। होने का मतलब ये है कि आपको उसका फायदा भी मिलना चाहिए। इसलिए जो रेशियो बिगड़ा हुआ है स्टूडेंट और टीचर का, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसको जल्द से जल्द ठीक करे। लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट टीचर लेती है कैजुअल यानी कि गेस्ट टीचर के रूप में, उनको परमानेंट करती नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सरकार बोलती है कि फाइनेंस की दिक्कत है, भाई करे तो करेगा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है। देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UDISE के नाम से इसको जाना जाता है। इसने एक डाटा दिया और डेटा में ये कहा गया कि 33% स्कूलों के अंदर शिक्षक यानी कि टीचर की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट ये है, हमारा विकेंद्रीकरण की जरूरत है, यानी कि हमें नीड है डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा हमें एजुकेशन की नीड को समझने के लिए जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था होगी, इनको सौंप देना चाहिए।
क्योंकि सभी स्टेट के अंदर जलवायु अलग है, उनका मौसम अलग है ना, कहाँ पे कब छुट्टी पड़ जाए, कहाँ पे कौन सी दिक्कत कब आ जाए, ये लोकल गवर्नमेंट सही से समझ सकती है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा पावर देनी चाहिए, या एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा देनी चाहिए। बट स्टेट ऐसा करती नहीं है, स्टेट सब कुछ अपने पास रखती है। तो एजुकेशन का भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है कि एजुकेशन लेने के बाद बच्चों को रोजगार यानी कि नौकरी नहीं मिलती, और इसीलिए एक स्किलफुल यानी कि स्किल लेवल पे जो एजुकेशन दी जानी चाहिए वो होना चाहिए। अदरवाइज नौकरी नहीं मिलने से भारत के अंदर बेरोजगारों की संख्या बढ़ते चली जाएगी और डिग्री सिर्फ नाम की रह जाएगी। ये चैलेंजेस मेन है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में कमी पाई गई है। एंड फिफ्थ पॉइंट में ये बताया गया कि जो प्राइमरी लेवल है उसमें ही एजुकेशन की कमी है, यानी कि स्टार्टिंग से जो हमें पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जा रहा। रटन तोता की विद्या अगर हम स्टार्टिंग में देंगे तो बच्चा आगे चल के यही तो करेंगे। परसेंटेज ले आने के बाद इसका लाइफ में कोई रिलेवेंस नहीं है अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो ये सबसे बड़ी चैलेंजेस है, इनको ठीक करना। एंड इसका समाधान क्या, चलिए ये देखते हैं। देखो, रटने वाली विद्या से हटकर हमें विद्यार्थियों को शिक्षा में क्रिएटिविटी देना होगा ताकि उनके अंदर कोई एक स्किल डेवलप हो सके। देखो, स्कूल की एजुकेशन लेने के बाद 80% जो आप ज्ञान या जो नॉलेज लेते हो इसका आपकी लाइफ में कोई भी नीड नहीं होता। आप ज़रा खुद देखो, आपने जो एजुकेशन लिया है ये आपके लाइफ में कब और कहाँ पे काम आया है। अब जो काम आता है आपको ये अलग से सीखना होता है। फ्रेशर को तो कई कंपनी के अंदर रखा भी नहीं जाता, फ्रेशर हो तो सैलरी भी कम दी जाती है। जो वहाँ की नीड है वो हमें सिखाया नहीं जाता, टेक्निकल हमें नॉलेज दी नहीं गई है, प्रैक्टिकली नॉलेज हमें दी नहीं गई है, कंप्यूटर की, कोडिंग की एंड ग्राफिक डिजाइनिंग की। तो मार्केट के अंदर आज नीड है, अब इसके बारे में कुछ बताया नहीं गई है। आज ऑनलाइन वर्क इतना ज़्यादा हो गया है कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग हमें पहले से मिलना चाहिए। आज तक हमारे सिलेबस में ये पोर्शन नहीं डाला गया। हमारे सिलेबस में ये भी पढ़ाया जाना चाहिए कि पैसा क्या चीज़ है, इसको कैसे खर्च करना है, यानी कि जो मनी है हमें इसकी नॉलेज देनी चाहिए। मनी काम कैसे करता है, हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ऐसी नॉलेज सभी को देना चाहिए और फंडामेंटल हो, ये सभी के लिए बेसिक नॉलेज है ये। एंड इसके बाद क्या है, शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर भी चेंज की ज़रूरत है। कुछ आउटडेटेड चैप्टर्स है, कुछ आउटडेटेड पोर्शन है जिसमें चेंज करने की जरूरत है, चाहे वो हिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस, साइंस के स्ट्रीम के, कॉमर्स के या आर्ट्स के, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। इसको थ्योरेटिकल की जगह कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत है और मार्क्स पे फोकस ना करके स्किल्स पे और बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि जो क्वालिटी है वो बढ़े और एक बच्चों को सही एजुकेशन मिल पाए। एंड जो प्राइवेट और पब्लिक कंपटीशन जो बढ़ता जा रहा है स्कूलों के बीच में कि कौन बेहतर है, प्राइवेट बेहतर है या कि गवर्नमेंट स्कूल बेहतर है, हमें इसकी खाई को कम करना होगा क्योंकि मतभेद बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्लैश होगा। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आपस में टाई अप करके बेहतर काम कर सके जिससे कि फ़ायदा बच्चों को ही हो। एंड समाज के बढ़ते जीवन के स्तर के साथ श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की ज़रूरत है, यानी कि हमें और भी स्कूल खोलने चाहिए और ऐसे टीचर हमें प्रोड्यूस करने चाहिए जो कि ट्रेंड हो और बच्चों को भी वो ट्रेंड कर सके। एंड तकनीक का प्रयोग करना चाहिए हम इसके लिए। आज की एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड होनी चाहिए, शिक्षा में तकनीक को जल्द से जल्द शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री बहुत पहले कर चुके हैं उसमें हम कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़े हुए हैं। यानी कि ट्रेडिशनली मेथड को छोड़कर अब हम इसमें कुछ तकनीक या साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तभी हम एजुकेशन के अंदर बदलाव कर सकते हैं। इन सभी चैलेंजेस पे ओवरकम यानी कि इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ही सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 जो कि भारत की एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी और इसको आप निष्कर्ष के रूप में बता सकते हो जो कि सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों के महत्व और शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता यानी कि इनकी रिलेवेंस क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। क्रिटिकली डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड दियर रिलेवेंस टू एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। देखिए, एजुकेशन एक लोकतंत्र को मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर राइट्स को लेकर, इक्वलिटी, जस्टिस एंड अदर जो कॉन्सेप्ट है इनको लेकर जानकारी मिलती है। जैसे कि भारत के अंदर लोग धर्मनिरपेक्ष हैं यानी कि सेकुलर है, लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा तो कैसे समझ पाएंगे सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। इसलिए एक लोकतंत्र के अंदर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और संवैधानिक मूल्यों के द्वारा यानी कि संविधान के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि भारत के अंदर सभी लोगों को जो 6 से लेकर 14 साल के बीच में है 21 का यानी कि 21A के तहत उनको
राइट टू एजुकेशन है, यानी कि मौलिक अधिकार है उनको शिक्षा का अधिकार। सभी को एजुकेशन पाने का अधिकार है, जिसके तहत वो सेक्युलरिज्म, समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता जैसे कॉन्सेप्ट को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए हम ये जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान के और भारतीय संवैधानिक मूल्यों के अंदर क्या जगह दी गई है, क्यों भारतीय संविधान के द्वारा एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया गया है। देखो, एक तरफ मैंने हिंदी में और एक तरफ मैंने इंग्लिश की PDF ऑन कर रखी है, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करना और एक एक करके दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखते चलना, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम क्या है, कल्टीवेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। या इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोगों के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों यानी कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको अपनाना, ताकि लोग अपनी ड्यूटीज़ के बारे में समझ सके कि हमारी ड्यूटीज़ भी है, क्योंकि हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो राइट्स का मतलब ये हुआ कि आपको उसके बदले में कुछ देना भी है, हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है। जैसे हमें अपने देश का जो नेशनल फ्लैग है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, देश की यूनिटी बना के रखना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति को शिक्षा देना जरूरी है, ताकि वो लोकतांत्रिक नागरिकता के रूप में अपने आप को विकसित कर सके और लोकतंत्र में रहकर उसका फ़ायदा उठा सके। तो लोकतंत्र का पूरा फ़ायदा यही है कि आप जो मन चाहे वो कर सकते हो। चाइना तो दोस्तों ये है नहीं, इसलिए ये बात यहाँ पे ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज एंड स्किल, यानी कि सामाजिक मूल्यों और कौशलों का विकास करता है। शिक्षा अगर किसी के पास नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सहयोग की भावना नहीं होगी, साझाकरण यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की भावना नहीं होगी, सहानुभूति नहीं आ पाएगी। इसलिए एजुकेशन इन सभी चीज़ों को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोऑपरेशन, टॉलरेंस, शेयरिंग, सिंपैथी, रिस्पेक्ट, तो ये सभी जो फीलिंग्स है ये हमारे अंदर एजुकेशन के द्वारा ही डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रमोटिंग मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, यानी कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रोत्साहन करता है एजुकेशन। और लोकतंत्र के अंदर ये पॉसिबल भी है, ताकि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके। भारत भी एक डाइवर्सिटी वाला देश है और यहाँ पे ये काफ़ी ज़रूरी भी है। नेक्स्ट क्या है, व्यावसायिक कौशलों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स। देखो, भारत के विकास के लिए हमें आर्थिक पहलू पे, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक दैट मीन्स स्किल पे जोर देना होगा। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन देकर हम लोगों के अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हमारा देश का डेवलपमेंट हो। क्योंकि लोगों को मिलाकर देश बना हुआ है, लोग इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि देश की तरक्की चार चांद हो जाएगी, यानी कि देश के अंदर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तभी तो देश आगे तरक्की करेगा भाई। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत के अंदर डाइवर्सिटी है, अलग संस्कृति के लोग हैं, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, क्लास के लोग हैं, इसलिए भारत के डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता में एकता बने रहे, हमें लोगों को एजुकेट करना होगा ताकि लोग एकजुट यानी कि इंटीग्रेटेड यूनिटी बना के रखें। एंड सिक्स पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी कि मानव संसाधनों का विकास हम लोकतंत्र के अंदर कर सकते हैं और लोकतंत्र को ये मजबूती प्रदान करता है। अगर हम लोगों को शिक्षित करते हैं, मान लो कि भारत के अंदर जो वोटर्स हैं, वोटर्स एजुकेटेड नहीं होंगे तो आसानी से उनको पागल बनाया जा सकता है, कोई भी उनको 2 पैसे देकर उनके वोटों को खरीद सकता है। इसलिए एजुकेशन जरूरी है ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में इंसान यानी कि एक मानव अपने देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, ना कि वो जस्ट एक वस्तु बन के खरीद फरोख्त की ज़िंदगी जी ले और देश के डेवलपमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड 7 पॉइंट क्या है, परंपरागत मूल्यों को उत्पन्न करना और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, और ये शिक्षा ही कर सकते हैं, यानी कल्टिवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड प्रमोशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अगर हम मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करते हैं तो आने वाली हमारी पीढ़ी को भी फायदा होगा और हमें भी इससे फायदा है। तो हम अपना भी सोचें और आने वाली जनरेशन को भी सोचें, और ये कब हो सकता है, जब हम एजुकेशन को अपना माध्यम बना लें। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के द्वारा इस चीज़ों को प्रमोट किया गया है कि भारत के अंदर सभी को एजुकेट यानी कि शिक्षित होने का पूरा अधिकार है, जिससे कि हमारे देश के अंदर सभी एजुकेटेड हो सके और भारत के लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनाया गया और इसके अंदर कुछ सुझाव दिए गए और भारत के अंदर इसी के तहत पॉलिसीज पहले इंप्लीमेंट की गई। चलिए हम जानते हैं कि इसके अंदर जो बनाई गई शिक्षा नीति है इसके क्या क्या क्वालिटीज़ थी। देखिए, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया और एजुकेशन बजट 6% करने की बात इसके अंदर की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसी पे आधारित थी। संपूर्ण देश के अंदर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो कि 10+2+3 पे आधारित हो, यानी 10th के बाद +2 यानी कि 11th और 12th और उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन हो। नेक्स्ट इसमें यह कहा गया कि प्रथम
10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या बनाने की बात की गई। यानी कि इसमें यह कहा गया कि हमें पहले ही 10 सालों के लिए एक जैसा सिलेबस बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी को एक जैसा सिलेबस पढ़ा है 10 सालों के लिए भाई? इसी वजह से इसकी क्रिटिसाइज भी किया गया है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? अनिवार्य एवं निःशुल्क यानी फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन तक हमें शिक्षा देना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस पे जोर भी दिया गया है ताकि एजुकेशन हम सबको प्रोवाइड कर सके। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस तरफ देख सकते हैं। मैं दोनों मीडियम में ही पीडीएफ को ऑन करके चल रहा हूं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के साथ साथ उनकी क्वालिटीज में भी हमें इंप्रूव करना चाहिए ताकि 1986 के पॉलिसी के तहत सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। फिफ्थ पॉइंट क्या है? भारतीय भाषाओं के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, जिसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और त्रिभाषा का मतलब हिंदी, इंग्लिश और एक अदर रीजनल लैंग्वेज जिसमें भी आप चाहो, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। एंड सिक्स पॉइंट क्या है? प्रतिभावान छात्रों की पहचान कर उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करना केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व माना गया। यानी कि केंद्रीय सरकार ये देखे कि जिसके पास प्रतिभा है उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले, और उसका जो खर्चा है, उसकी जो पढ़ाई है, उसकी जो डेवलपमेंट है, जो भी उसकी कमियां हैं, उन सबको दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो ताकि प्रतिभावान बच्चे और ज़्यादा निकले जो कि देश की तरक्की में हमारे काम आए। एंड 7 पॉइंट में ये बताया गया है कि कॉलेज लेवल पे जो एजुकेशन दी जाती है उसकी क्वालिटी में भी सुधार करना चाहिए। एंड 8 पॉइंट में बताया गया कि एग्रीकल्चर, वोकेशनल यानी कि बिजनेस के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन सब के एजुकेशन पे जोर दिया गया 1968 के पॉलिसी के अंदर। साथ ही साथ विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक रिसर्च के ऊपर भी काफ़ी इसमें जोर दिया गया, जिससे कि देश हमारा और तरक्की करे। कह सकते हो कि साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर, पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरेस्पेंडेंस कोर्सेज के ऊपर, जिससे कि बच्चा घर पर रहकर ही पढ़ाई कर सके। एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे भी इसके अंदर जोर दिया गया ताकि माइनॉरिटीज भी अपनी पढ़ाई कर सके जो कि संख्या में कम है भारत के अंदर, जो अल्पसंख्यक जिनको माना जाता है। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के कुछ कमियां भी है। देखो, इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि केंद्र और राज्य सरकार यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कह तो दिया गया ये करना है, लेकिन दोनों में से किसी को मजबूर नहीं किया गया। जो उनको करना ही करना है ऐसा ना करके ढीलापन दिखा दिया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ढीलापन रह गया। एंड प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या, एक ऐसा पाठ्यक्रम या सिलेबस बनाने की बात की गई जो कहीं ना कहीं अटपटी लगती है कि स्टार्टिंग के 10 सालों के लिए ऐसा कैसा हो सकता है। यानी कि ऐसे तो हम बना देंगे तो जो छोटे बच्चे उन पर तो बोझ बन के रह जाएगा, इसलिए इसकी आलोचना की गई। भारी बोझ, सिलेबस या बस्तों का जो बोझ है बच्चे झेल नहीं पाएंगे, इसी वजह से इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। ये सबसे बड़ी कमी है। एंड इसकी सबसे बड़ी कमी ये रही कि 1968 के पॉलिसी में त्रिभाषा का सूत्र दिया गया। त्रिभाषा यानी हिंदी, इंग्लिश के अलावा हमें एक रीजनल लैंग्वेज को भी अपनाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन कोठारी आयोग ने यह कहा था कि हिंदी क्षेत्र भारत में जो है, जो साउथ इंडिया जैसे हो गया, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में जो उनका मन करे वो अपना सकते हैं, उनको छूट दी गई थी। लेकिन 1968 के पॉलिसी में इसमें यह कहा गया कि भाई हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रमोट करना है, तो हिंदी तो भाई कंपलसरी करेंगे, जिसका साउथ इंडिया के लोगों ने काफी विरोध किया। इसी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया। त्रिभाषा के सूत्र के अंदर हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी और एक रीजनल लैंग्वेज लेने की छूट दी गई थी। तो कोठारी आयोग के द्वारा जो दिया गया छूट, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन में ठीक माना गया। तो इस आधार पर भी 1968 की पॉलिसी की आलोचना की जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि 1968 के पॉलिसी में एजुकेशन पे किन सेक्टर में जोर दिया गया और किन बातों पे ज्यादा फोर्स किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट नोट्स है, शिक्षा में केंद्र सरकार की भूमिका बताना है आपको, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है एजुकेशन के अंदर। देखो, ज़्यादातर स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लाई जाती है, लेकिन एजुकेशन कॉन्क्रीट यानी कि समवर्ती सूची में है, तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर कानून बना सकती है। फिर भी अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, माध्यमिक मतलब सेकेंडरी लेवल तक, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प भी दी जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर गाइडेंस में ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या जो पॉलिसीज बनाई जाती है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए बहुत से कार्यक्रम यानी स्कीम भी चला रही है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई कुछ स्कीम की हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, पर्यावरण शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय यानी कि जो केवी चल रहे हैं आजकल भारत के अंदर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एंड नवोदय विद्यालय एंड एनसीईआरटी और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जैसे कि डीयूएसओएल हो गया, एनसीवेब, एनआईओएस, भारत के अंदर ऐसे काफ़ी ओपन स्कूलिंग है। तो ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही प्रयास है जिसकी वजह से आज भारत के अंदर लोगों को एजुकेशन मिल पा रही है। तो इसलिए आपको यही बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या भूमिका है केवीज वगैरह के अंदर और किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आज भारत के अंदर लोगों को शिक्षा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके बाद एक शॉर्ट नोट्स और पूछा गया आपसे, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा,
यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें आपको ये बताना है कि भारत के अंदर ओपन स्कूलिंग सिस्टम जो है वो कैसा है और किस तरीके से बच्चे इसके तहत एजुकेशन ले सकते हैं। देखो, एसयूएल भी एक ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। एसयूएल के अलावा एनयूएस बोर्ड भारत के अंदर नेशनल बोर्ड है जो बच्चों को क्लास 10th और 12th ओपन से करवाता है। इसमें बच्चे बिना स्कूल जाए घर से अपनी पढ़ाई 10th और 12th कंप्लीट कर सकते हैं। एनयूएस बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है। एक होता है मार्च और अप्रैल के टाइम में और एक होता है अक्टूबर और नवंबर के टाइम में। तो आप एनयूएस बोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो 10th और 12th। जो आज तक कभी स्कूल नहीं गया, जिसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखा, वो भी अपनी 10th और 12th कंप्लीट कर सकता है एनयूएस बोर्ड से। इसलिए इसको डिस्टेंस लर्निंग कहा जाता है। ऐसे ही सोल से यानी एसओएल से भी आप बिना कॉलेज जाए आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। तो इनका फ़ायदा ये होता है कि आप घर से ही बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप कहीं पे कोई जॉब कर रहे हो या कोई और कोर्स की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आपको टाइम मिल जाता है उनकी प्रिपरेशन करने का, और साथ ही साथ आपका 10th 12th या आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है इन डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन से। क्लियर है यहाँ पे? तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमें फ़ायदा देती है। और यहाँ पे आपको यही बताना है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है कि पहले हमें जाना होता था स्कूल, वो कंपलसरी हुआ करता था। लेकिन अगर हम एनयूएस बोर्ड की बात करें तो एनयूएस बोर्ड को 1989 में बनाया गया था। एनयूएस बोर्ड मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी कि राष्ट्रीय लेवल का भारत का एक ऐसा ओपन स्कूलिंग सिस्टम है जहाँ पे आप घर रहकर अपनी आप स्कूलिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबल है, सिलेबस भी काफ़ी इजी होता है और आप अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके फ़ायदे ही आपको बताना है, जिसमें आपको ऑनलाइन तरीके से स्टडी भी इसमें करवाई जाती है। क्लियर है यहाँ पे? यही हमारा डिस्टेंस लर्निंग। एंड इसके बाद कुछ और शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, जैसे कि आज एजुकेशन के अंदर एनजीओ की क्या भूमिका है। जैसे कि गैर सरकारी संगठन होती है, आज वो भी एजुकेशन पे, जैसे गर्ल्स एजुकेशन पे या चाइल्ड एजुकेशन पे, या जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है कुछ बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, आज उनके लिए कई सारी ऐसी एनजीओज़ है जो काम कर रही है। कुछ गवर्नमेंट फंडेड भी है और कुछ अपने लेवल पे भी काम कर रही है। तो इनका भी देश की एजुकेशन में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनको आगे बढ़ाने तक। एंड इसके बाद है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था भारत के अंदर, भारत की उन रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए जो एक स्कूल के अंदर होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत ये देखा गया कि भारत के स्कूलों के अंदर वातावरण ठीक करने, अरुचिकर पाठ्यक्रम जिसमें लोगों को रुचि नहीं है, जिसमें बच्चों को रुचि नहीं है, आउटडेटेड चैप्टर्स को हटाने, अपर्याप्त भवन यानी कि कुछ ऐसे स्कूल्स जो रूम खाली पड़े हैं उनको यूज़ करने के लिए, और सिलेबस के अंदर कुछ चेंज प्लस खेल सामग्री यानी कि स्पोर्ट्स के लिए भी हमें एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। तो एक स्कूल के अंदर वो सारी रिसोर्सेस अवेलेबल करवाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। अब इस ब्लैक बोर्ड की क्या विशेषता आपको ये बताना है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक स्कूल के अंदर 2 कमरे और 2 शिक्षक होने चाहिए, जिसमें एक महिला टीचर्स होनी चाहिए। ताज़ी हवा और खुला वातावरण हो, स्कूल में उचित साधन का होना जरूरी है। उसी को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत ऐसा नहीं था कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड लगाना था, इसके अंदर ये था कि स्कूल में बेंच से लेकर पंखे, क्लासरूम, टीचर्स, इन्वायरमेंट, पानी का साधन, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया। शौचालय से लेकर उन सभी रिसोर्सेज का पढ़ाई में रुकावट पैदा ना करे, इसी को कहा गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। एंड इसके बाद एक और शॉर्ट नोट से परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट का मतलब क्या होता है? निष्पादन बजट, यानी कि परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा खर्च करना। इसके लिए एक अलग से गवर्नमेंट क्या करती है? बजट निकालती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी हम स्कीम निकालेंगे, जो हम पॉलिसीज बनाएंगे, उसमें जितना पैसा खर्च होगा उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अलग से ही एक बजट बनाती है। जैसे कि उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के लिए जो टारगेट सेट किया गया है उसके लिए एक बजट बनाना, एक लॉन्ग टर्म के लिए बजट बनाना, अगर किसी में कॉस्ट लग रहा हो, कितनी कॉस्ट लगेगी उसके लिए बजट बनाना। तो इस तरीके से एक अलग बजट बनाना, जिससे कि हम अपने एजुकेशन के अंदर उन कमियों को दूर करके और फंडामेंटल जो रिसोर्सेज है उनको पूरा कर सकते हैं। दोस्त, आज की इस वीडियो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, आपको मैंने सारे क्वेश्चन समझाए। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। इस टॉपिक का जो नोट्स है इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक पे क्लिक कीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इधर हिंदी मीडियम में है और इस तरफ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। आपको मान लो कि ये नोट्स लेना है, इस पर क्लिक कीजिए। मार्केट से आप कोई सी बुक या गाइड लोगे, उसके अंदर मोटी मोटी तो होती है ना, लैंग्वेज समझ में आता है। तो हमने क्या किया है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, मेरी लैंग्वेज समझ में आती है आपको,
मजा आ जाएगा दोस्तों पढ़कर। तो प्लीज इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपने नोट्स पर डाला तो लाइव झिंगा लाला, ये चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। इस वीडियो की तरह और भी वीडियोस देखने के लिए आज अपना रिश्ता मेरे दिल के साथ बनाइए। अपने प्यार दोस्तों बनाए रखना। मेरी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए लाइक करिए, थोड़ा उत्साह को बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।